कैसे आपने प्रिपरेशन किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, उनको क्या बताएंगे? हमारे पास इंटरनेट नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, क्योंकि आज का सबसे बड़ा समस्या है कि प्लेथोरा ऑफ चॉइस। आप उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने मेंटल हेल्थ को और भी स्ट्रांग बना सके? जैसे अभी मैं अगर सोशल मीडिया पर फोटो लगा दूं कि वॉज एट ताजमहल यस्टरडे, अपना एक फ़ोटो लगा देता हूं तो लोग उसको देखेंगे, उसमें से 50-60 लोगों को तो दर्द हो जाएगा कि ये क्यों ताजमहल घूमने जा रहा है, हम क्यों नहीं गए। अगर हम किसी को जाके बोलेंगे कि हम डिप्रेशन में हैं तो आधे लोग हमको पागल करके करार दे देंगे। वो पेरेंट्स इस मोह में होता है कि मेरा एक ही बच्चा है, मैं इसको कैसे डांटूं, कैसे समझाऊं? कौन बनेगा करोड़पति जो है, उसमें एक बच्चे का एपिसोड टेलीकास्ट हुआ और उसके बाद बहुत उसका साइकोलॉजिकल लोगों ने अच्छा एनालिसिस किया, जिसको उन्होंने 6 पॉकेट चाइल्ड नाम दिया। वो पेरेंट्स जो अक्सर बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, छोटे बच्चों को। अभी हम देख रहे हैं कि जर्मनी में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में शायद हो गया है, उन लोगों ने कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है कि बच्चों को आप एक्सेस नहीं करने देंगे। जिम्मेवारी इतनी बड़ी है कि हर डिसीजन के लिए आपको बहुत ताकत लगाना पड़ा। ये हम लोगों ने महसूस किया कोविड के दौरान, जो सड़कें खाली रहती थी, केवल एम्बुलेंस की आवाज़ आती थी और उस हर आवाज़ के साथ मुझे कहीं ना कहीं दर्द उठता था कि लगता है फिर कोई चला गया। नमस्कार दोस्तों, कांके टॉक्स पॉडकास्ट में फिर से आप सारे लोगों का एक बार स्वागत है। आज हमारे बीच एक मेहमान जो 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और आज झारखंड के सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी के लिस्ट में उनका नाम आता है। डॉक्टर भी हैं और कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हैं। हम बात करेंगे उनसे कि उनकी जर्नी इतने डिफरेंट एस्पेक्ट पे कैसे गई और हम समझेंगे कि जीवन की फिलॉसफी, जब जीवन में सब कुछ हासिल हो, जब आप डॉक्टर बनते हैं तब एक ड्रीम फुलफिल होता है, जब आप एक आईएएस उत्तराधिकारी बनते हैं, एक आईएएस अधिकारी बनते हैं, तब जीवन की एक बहुत बड़ी मंजिल आप हासिल करते हैं, फिर ब्लैक बेल्ट। और आज फिलॉसफी, जब एआई का युग है, तब फिलॉसफी कैसे बदल रही है या सेट होती है। आइए हम स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान, एक वरीय पदाधिकारी, सीनियर आईएएस ऑफिसर श्री डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सर का। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, पहली बात तो यहीं से हम शुरू करना चाहेंगे कि आप मेडिकल प्रोफेशन कैसे जहन में आया था कि डॉक्टर बनेंगे? नहीं, मतलब ऐसा कुछ बहुत सोचा हुआ नहीं था, लेकिन एक बात तय थी पहले से ही कि चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, क्योंकि इसके प्रति एक काफ़ी रुचि थी और हमारे कुछ रिश्तेदार थे जो चिकित्सक के रूप में काफ़ी उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी, तो उनको देखकर कहीं ना कहीं से मन में ये विचार जागा था कि ये एक बहुत अच्छा पेशा है और पेशे से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से उसमें जो एक मानवीय कनेक्ट होता है हेल्थ सिस्टम्स में, वो मुझे काफ़ी अपील करता था और उसी के चलते मैं इस मेडिकल प्रोफेशन को बाय चॉइस मैं वहाँ पे गया था। और आज भी मुझे मतलब काफ़ी मैं गर्व के साथ, जैसे तो अभी बहुत सारे आईएएस में बहुत सारे डॉक्टर्स आ चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई लोग उसमें से अपने आप को डॉक्टर लिखते भी नहीं हैं और बताते भी नहीं हैं, लेकिन मुझे इस बात का बहुत फक्र है और गर्व है कि मैं एक एमबीबीएस चिकित्सक हूँ और मैं आज भी जहाँ मुझे मौका मिलता है अपनी चिकित्सकीय ज्ञान का या जो भी मुझे नॉलेज है उसका पूर्ण उपयोग करने से कतराता नहीं हूँ कहीं। देखा मैंने एक स्टोरी कि आप एयरपोर्ट फ्लाइट में थे जी, और एक 6 महीने बच्चे की, थोड़ा क्या इंसिडेंट था सर? इंसिडेंट यूँ हुआ था कि हम दिल्ली जा रहे थे, तो मतलब फ्लाइट जस्ट टेक ऑफ होके मेरे ख्याल से 10-12 मिनट ही हुआ था और हम लोग अपना टिफ़िन खोल रहे थे, क्योंकि हम फ्लाइट का खाना खाते नहीं है, तो मैं अपना टिफ़िन खोल के जस्ट निकाला था, तब अनाउंसमेंट हुई कि एक पेशेंट है जिनको कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा है, तो कोई डॉक्टर है, तो अनाउंसमेंट हुई। तो चूँकि मैं फर्स्ट रो में था, वहीं पे अनाउंसमेंट हुई, तो मैंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं जाके। उस समय मुझे भी इस बात का अंदेशा नहीं था, मैं सोचा कि पेशेंट मतलब नॉर्मली होता है, बच्चा होगा, कुछ गिटक लिया होगा, गले में फंस जाता है वगैरह, ये सब चीज़ होते रहती है। जब वहाँ गए तब देखा कि एक महिला के गोद में एक लगभग 3 या 4 महीने का बच्चा है और वो एकदम महिला बदहवास होकर रोए जा रही है और उनके पति है जो उनको कुछ कुछ उल्हाने दे रहे हैं और उस बच्चे को बेसिकली कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ था। तो जैसे ही फ्लाइट ने हवा में हाइट पकड़ी तो अल्टीट्यूड के चलते जो प्रेशर
चेंजेस होते हैं उसके चलते उसको प्रॉब्लम शुरू हो गया और उसकी आंखें घूम गई, उसका हार्ट ऑलमोस्ट रुकने की कगार पर चला गया। तो फिर मैंने देखा वहाँ पर, तो मुझे समझ में आया बात, तो फिर मैंने उनसे मेडिकल किट मंगवाई और बच्चे को अपने हाथ में लेकर, पहले तो माँ बाप को वहाँ से अलग करना पड़ा क्योंकि अदरवाइज़ उनके रहते कुछ हो नहीं सकता था, और फिर ऑक्सीजन मास्क व्यवस्था की गई। फिर लगभग 10-12 मिनट बाद एक और व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि मैं भी डॉक्टर हूँ। तो फिर एक बहुत संबल मुझे भी मिला क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं था और वो बच्चा बहुत ही छोटा था। तो फॉर्चुनेटली जो फ़्लाइट थी उसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ थी, और चूँकि ये बच्चे को लेके जा रहे थे दिल्ली के अस्पताल के लिए, तो इनके पास भी कुछ दवाई उपलब्ध थी। तो हमने उसका पूरा उपयोग करते हुए उसको दवाई भी दी बच्चे को, और लगभग 20-25 मिनट के ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह के देने के बाद जब उसकी आंखें नीचे उतरी थोड़ी सी, तो आंखें पूरी उसकी ऊपर घूम गई थी उसकी, तब और उसका स्टेबलाइजेशन भी थोड़ा सा हुआ, तो हम लोग दोनों को तसल्ली हुई। लेकिन फिर हम लोग वहीं बैठे रहे आखिर तक, और हम लोगों ने एयरलाइन से रिक्वेस्ट किया कि आप इसको जितने जल्दी हो सकता है दिल्ली में उतरवाइए और एम्बुलेंस वगैरह के लिए टाइप करवा के रखिए इन एडवांस में। तो जैसे ही फ्लाइट वहाँ पे फर्स्ट गेट उसको मिला फ्लाइट को प्रायोरिटी पर, लैंडिंग भी प्रायोरिटी पर हो गई, और एक एम्बुलेंस और पूरी मेडिकल टीम जो वहाँ की एयरपोर्ट की रहती है तैनात थी, और उन्होंने तुरंत उसको, पेशेंट को, माँ बच्चे को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद फिर हम लोगों को तो फ़ायदा होता है निश्चित रूप से। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे इस बात का बहुत फ़क्र है और मैं अपने ज्ञान को बढ़ाते भी रहता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी तो उसके बाद मैंने उसके बारे में जानना छोड़ दिया। मैं आज भी कोई नया चीज़ उस फील्ड से आता है तो मैं ज़रूर उसको अवश्य रूप से पढ़ता हूँ। सर, थोड़ा बचपन के बारे में आप बताएंगे अपने, कि आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन, हम लोग एक, आप कह सकते हैं हमारे फादर प्रोफेसर थे, मदर भी लेक्चरर करके थी, और काफ़ी नॉर्मल बचपन था। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि हमने कोई बहुत स्ट्रगल देखी होगी। ठीक है, हमारे पास उतनी समृद्धता नहीं थी, लेकिन हमारे माँ बाप ने जो भी वो कर सकते थे उन्होंने पूरा किया, और उसी के बल पर आज हम लोग पहुँचे यहाँ पर। फिर कब दिमाग में पहली बार ये बात आई कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है? देखिए, वहाँ पर चूँकि MBBS जब कंप्लीट हो गया था तो इंटर्नशिप का एक दौर रहता है। उस दौरान काफ़ी बार हम लोग आपस में सब गपशप करते रहते थे। तो उसी गपशप के दौरान ये एक बात सामने आई कि एक हम लोग कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज जो यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है उसकी चर्चा कर रहे थे। उसमें बैठने के लिए, उसको लिखने के लिए कुछ चर्चा चल रही थी। तो इंटर्नशिप के क्रम में हम महाराष्ट्र में एक भंडारा करके ज़िला है, वहाँ पर हमारा पोस्टिंग हुआ था। आमगांव करके एक गांव है, छोटा तहसील प्लेस था, वहाँ पर हमको ड्यूटी मिली थी। तो सबसे पहले काम था कि जाके भंडारा में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो होता है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है, सिविल सर्जन अलग होता है, उनसे जाके मिलना है। तो निश्चित रूप से लगा, कलेक्ट्रेट की बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें गए, बड़ा भव्य टाइप का बिल्डिंग था, उसमें गए तो एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर नाम के ऑफिसर थे जिन्होंने हम लोगों को लगभग मेरे ख्याल से 1 घंटा तक इंतज़ार के बाद उनसे मुलाकात हो पाई। तो जब हम लोग उस बिल्डिंग से निकल रहे थे तो मैंने देखा कि एक बत्ती वाली गाड़ी, उस समय लाल बत्ती हुआ करती थी गाड़ियों पर, एक बत्ती वाली गाड़ी पोर्टिको में लगी हुई है और सबको, हम लोगों को कहा गया कि अब आप थोड़ा सा रुक जाइए, साहब उतर रहे हैं। तब मैंने देखा कि एक ऑफिसर जो उस समय वहाँ पे DDC यहाँ पे जो कहते हैं वो थे, वहाँ पे CEO जिला परिषद होते हैं, जो ये सारे विभागों के नियंत्री पदाधिकारी होते हैं। तो वो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि ठीक है, आप चिकित्सक बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वास्तव में समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर विचार किया जा सकता है। मेरे ख्याल से उसी सीड ने फिर बात आगे बढ़ी और भगवान का, आप कह सकते हैं कि काफ़ी कृपा रही कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में IAS में ही सीधे सिलेक्शन भी हो गया। तो उससे काफ़ी एक, पहले अटेम्प्ट में? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं बाय चॉइस गया था। तो यहाँ बिल्कुल चांस नहीं था कि मैं इसके IAS के पीछे लग के, जैसे कुछ लोग उसके पीछे लगे रहते हैं 2 साल 4 साल, उस टाइप का मैं, कोई संभावना नहीं थी। मेरा था कि एक एग्ज़ाम है, हम लोग दे के देखते हैं, और सब होते गया। प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस निकला, फिर इंटरव्यू गया, तो उसके बाद फिर सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ पे रुकूंगा। जो डॉक्टर आज की डेट में हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो जानना चाहते होंगे कि
कैसे आपने प्रिपरेशन किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, उनको क्या बताएंगे? देखिए, मैंने जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, मैं सबको ये कहता हूँ कि शायद हम आसानी से ये परीक्षा पास हो सके या MBBS भी बहुत आसानी से पास हो सके, क्योंकि उस समय हमारे पास इंटरनेट नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। क्योंकि आज का सबसे बड़ा समस्या है कि प्लेथोरा ऑफ चॉइस, ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसकी एक कैपेसिटी होती है, अगर आपको मैं 2 चॉइस दूंगा, 3 चॉइस दूंगा, तब तक आप उसको अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं, अच्छे से समझ के उस पर कुछ निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं आपको चॉइस 4 या 5 कर दूंगा, आपकी निर्णय क्षमता एकदम आधे से कम हो जाती है। तो ये आज की सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है कि सब जगह इतने आपके पास विकल्प लोगों के सामने डाल दिए जा रहे हैं कि जो हमारे युवा है वो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। और कोई एक यूट्यूबर बोलता है आके कि भाई ये पुस्तक पढ़ना चाहिए, वो उसको पढ़ने लगते हैं। फिर दूसरा कोई बताता है कि तुमने वो नहीं पढ़ा, तुमने ये नहीं किया, और आप इस तरह से हर तरफ भागा दौड़ी में ही आपकी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। और वास्तविक कोर फोकस होकर जो पढ़ाई करनी आवश्यक है वो शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। उसके चलते लोगों को कठिनाई हो रही है। मैंने तो मेडिकल साइंस लेके पढ़ाई की है, UPSC मैंने मेडिकल साइंस का एग्जाम देके गया था। तो हमारा पढ़ाई किया हुआ था मेडिकल साइंस का। तो हमेशा सब्जेक्ट चयन सबसे एक क्रूशियल आइटम रहता है। हम लोगों के लिए 2 सब्जेक्ट रहते थे उस समय। तो हमने एक मेडिकल साइंस लिया था और दूसरा मैंने मराठी लिटरेचर लिया था, क्योंकि मुझे मराठी लिटरेचर में कुछ गति थी। तो ऐसे वक्त हमेशा सब्जेक्ट ऐसा लेना चाहिए, केवल सब विषय का चयन इसलिए नहीं हो सकता है कि पिछले साल इस विषय में 10 लोग पास हो गए थे, या किसी ने कह दिया कि वो उनका बच्चा बहुत अच्छा ज्योग्राफी में कर लिया इसलिए हम ज्योग्राफी लेंगे। ऐसे नहीं होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक पकड़ होती है, अपनी एक गति होती है। तो जिस विषय में आप कंफर्टेबल हो, जिसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हो, जिसके लिए रिसोर्सेस आपके पास उपलब्ध हो, हमेशा ऐसा ही विषय चुनना चाहिए। तभी आप, क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है, लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं कि MCQ है। तो जहाँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहते हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। आपको 250 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, तो आपको 250 शब्दों में जो प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है, वो जो चाहता है वो बिंदु अगर उसमें नहीं आते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं है। और ये तभी होगा जब आपको विषय की पूरी पकड़ होगी। अगर आपका टोटली नया विषय होगा तो अनलेस कि आपकी इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि आप उसको ग्रास्प करके पूरी कर सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि जो ऐसे विषय चुनिए जो आप आसानी से हैंडल कर सके और जिस पर आपकी पूरी तरह से पकड़ हो। बिल्कुल। फिर सर 95 में आप UPSC क्वालिफाई किए और आज 30 साल आप झारखंड में सर्विस किए हो गया ऑलमोस्ट। इस 30 साल के जर्नी पे आप क्या बोलेंगे? ये बहुत अच्छी जर्नी रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे पीछे मुड़ के देखे तो कोई रिग्रेट के पल बिल्कुल ही नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लगा कि भाई किसी चीज़ को लेकर खराब लगा हो या कुछ, ऐसा बिल्कुल फील नहीं आता है। जहाँ भी काम मिला, अपना काम अपनी साफ नीयत से, अपनी ईमानदारी से करते गए। जितनी कुव्वत थी उस हिसाब से काम करते गए। हो सकता है कुछ कमी बेशी तो रह ही सकता है, कुछ कमी रह गई हो कहीं, लेकिन कभी नीयत में कभी गड़बड़ नहीं होने दी। तो उसी के चलते आज बड़े आसानी से और सुकून से अपनी नौकरी कर रहे हैं। सर मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा और थोड़ा बचपन में जाके, कि जब आप यंग थे तो ऑलमोस्ट हर कोई बदमाशी करता है, तो कुछ तो बदमाशी आप भी कर रहे होंगे जो आपको आज पलट के जब देखते हैं तो बहुत मन में गुदगुदियाते, यार मैं भी क्या करता था। नहीं, मतलब ऐसी बदमाशियाँ, मतलब सबसे बड़ा बात ये था ना कि बचपन में उस समय बच्चे आपस में मिलते थे और मिलजुल कर खेलते थे। ये जो आज का व्यवस्था हो गया है कि बच्चे एक तो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। पहले तो अच्छा, बाहर भी निकलते हैं कि 4 बच्चे बैठ के अपना मोबाइल खोल के बैठे रहते हैं और एक दूसरे को रील दिखाते हैं। तो ये मनोरंजन नहीं हो सकता है। तो हम लोग तो मतलब एकदम रूटीन था कि आवाज़ आती थी, आप जैसे ही करके कोई भी फ्रेंड आता था गली के नुक्कड़ से आवाज़ देते थे, चिल्लाते थे। कई बार पेरेंट्स भी बोलते थे कि भाई आप उनको घर में बुलाओ, वहाँ से क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन उसका एक अलग फन था। साइकिल लेके अपना दूर दूर तक घूम रहे हैं, कभी कुछ नहीं तो अपना ऐसे ही वो लकड़ियों की हॉकी स्टिक्स बनाकर हॉकी खेल रहे हैं। मतलब एक अलग अलग कार्यक्रम करते रहते थे। कभी जहाँ 6-7 बच्चे इकट्ठे हो गए तो अपना क्रिकेट का मैच शुरू हो गया जाके बगल के ग्राउंड में। तो ये सब बहुत आसानी से हो जाता था। वहाँ पे मिलना जुलना बहुत ही एक सरल प्रक्रिया थी, उसमें लिए सोचना नहीं पड़ता था। हमको लगता है कहीं ना कहीं आज ये पूरी तरह से मिसिंग हो गया है।
करेक्ट। आज एकदम ही हम लोग सब बच्चे अपने आप में केवल सिमटते जा रहे हैं, जिसको कह सकते हैं आप, और उसी के हमको लगता है प्रतिफल है कि जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज आप युवाओं में देखते हैं, ये कहीं ना कहीं इस बचपन के इस इनके कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। मैं उस पर आने वाला हूँ। तो आज का युवा और जब आप युवा थे, ठीक है ना, तो बहुत फ़र्क है। अब हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, तो क्या आप उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने मेंटल हेल्थ को और भी स्ट्रांग बना सके? देखिए, मैंने कहा ना आपको पहले, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि हम आज अपने आप पर कम ध्यान दे रहे हैं और हम दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसका मुख्य कारण सोशल मीडिया है। जैसे अभी मैं अगर सोशल मीडिया पर फोटो लगा दूं कि वॉज एट ताजमहल यस्टरडे, अपना एक फ़ोटो लगा देता हूं, तो 10, 15, 100 लोग उसको देखेंगे। उसमें से 50-60 लोगों को तो दर्द हो जाएगा कि ये क्यों ताजमहल घूमने जा रहा है, हम क्यों नहीं गए। तो ये जो एक फीलिंग एक आने लगती है कि कुछ ना कुछ मैं मिस कर रहा हूँ जो अगला कर रहा है, इसके चलते कुंठा इकट्ठा हो रही है और युवाओं में बहुत ज़्यादा होता है। तो दूसरा समस्या ये हो गया है कि सब लोग तुरंत सक्सेस चाह रहे हैं। जैसे कई युवा हमारे पास आते हैं तो हमको बोलते हैं कि नहीं, आपके जैसा पावर हमको चाहिए। वो ये भूल रहे हैं कि मैंने 30 साल नौकरी कर ली है। तो मैंने कहा कि ये सब चीज़ों के लिए आपको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप उस प्रोसेस को फॉलो किए बिना सीधा मंजिल पर पहुंचने की जो कोशिश है, एक कोई है जो बोलेगा कि नहीं हमको तो इतना करोड़ रुपए मिल जाए तो हम ये करेंगे। अरे इतना करोड़ रुपए कमाने के लिए पहले तुमको उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। तो अनफॉर्चुनेटली मेहनत करना और एक फोकस्ड अप्रोच जिसको चाहिए वो बिल्कुल कम हो गया है। अभी भी कुछ उदाहरण है, नहीं ऐसा नहीं है, पर ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि फोकस्ड अप्रोच अभी बिल्कुल नहीं रहा है। और पेशेंस सबसे बड़ा आपका वर्च्यू है। आपको शांत रहने की आदत डालनी पड़ेगी थोड़ी सी कि मेरा जब वक्त आएगा तो मुझे मिलेगा। इतने चाओस में लोग कैसे शांत रहे? मैं प्रयत्न करता रहूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना निष्क्रिय होकर बैठे रहिए, आप प्रयत्न करते रहिए, पर आपको प्रतीक्षा करनी होगी अपने समय की। आप कई बार हम लोग फोर्स करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, और आपकी अपेक्षाएं कितनी है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। आप अपने लिए क्या मानदंड सेट किए हो। केवल दूसरे ने कुछ किया इसलिए वैसा करना आवश्यक नहीं है, ये हमें बहुत समझने की जरूरत है। आप देख लीजिए, मेंटल हेल्थ की जितनी समस्याएं है वो सब कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ी है कि आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है। आपको या तो फियर आ रहा है किसी चीज़ का, एंजाइटी हो रही है, और वो एंजाइटी ज़्यादातर कंपैरेटिव रहती है कि साथ के बच्चों ने ऐसा कर लिया, मैं अभी तक यहीं रुका हुआ हूँ। भाई ठीक है, किसी ने 25 साल में अचीवमेंट कर ली, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा नंबर 27 साल में आएगा, तुम 27 साल में भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये बातें हम लोग थोड़े से समझने में, हमारी सोसाइटी को भी एक्सेप्ट करने में दिक्कत है। और मेंटल हेल्थ का जहाँ तक आपने एक बात छेड़ा, मेरे विचार में एक हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टैबू बन गया है। अगर हम किसी को जाके बोलेंगे कि हम डिप्रेशन में हैं तो आधे लोग हमको पागल करके करार दे देंगे। अगर हम बोलेंगे कि हमको जाके काउंसलर के पास जाना है या साइकियाट्रिस्ट को विजिट करना है तो उसको एक बहुत अलग कॉनोटेशन में देखते हैं। वो उसको ये नहीं समझते हैं कि ये एक आम, जैसे आपका नॉर्मल किसी चीज़ का बीमारी है, ये उसी प्रकार का एक चिकित्सकीय समस्या है जिसका समाधान हो सकता है। बिल्कुल। तो ये अगर हम लोग समझ लें और इसके साथ जो जुड़े हुए हमारे बायसेस है या जो प्रेजुडिसेस है उसको हटा दे, तो हमको लगता है बहुत समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर मेरे को ये कॉन्फिडेंस रहे कि मेरे को साइकियाट्रिस्ट के क्लिनिक के बाहर देखने से आपकी दृष्टि मेरे तरफ देखने की नहीं बदलेगी तो मुझे कुछ खराब नहीं लगेगा। अभी वो हो गया है कि जैसे ही आप मेरे को देखेंगे साइकियाट्रिस्ट के बाहर तो आप 4 लोगों को जाके बताते रहेंगे कि अरे वो तो गया। तो इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। तो क्या कहीं आज का जो यूथ है उसको एक कह लें कि फॉल्स ईगो का भी प्रॉब्लम आ गया? हम फॉल्स ईगो नहीं कह सकते, लेकिन फॉल्स एक्सपेक्टेशन जरूर हम कह सकते हैं। क्योंकि ईगो तो वहाँ आता है जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा दिया हुआ रहता है। एक्सपेक्टेशन का समस्या ये है कि इनको लगता है कि मेरे को ये भी मिलना चाहिए, मेरे को ये भी मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए। तो वो तुरंत पाने के चक्कर में आप बहुत बाहर गलत रास्ते भी चुन रहे हैं लोग। और सबको लगता है कि तुरंत पाने का आसान ईजी तरीके होते हैं हमेशा, बट ईजी पाथ्स ऑलवेज लीड टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये ईजी पाथ्स के चक्कर में बहुत लोग गलत राह पर मुड़ जा रहे हैं, क्योंकि सबको लगता है कि भाई
वो तो कर लिया। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, जब भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है, चाहे बिहार की भी हो चाहे झारखंड की भी हो, तो बड़ा एक अजीब टाइप का माहौल क्रिएट होता है। मतलब मिनिमम 3 से 4 लोग फ़ोन करते हैं और सबका यही रहता है कि वो परीक्षा है, तो हम बोलते हैं कि दीजिए परीक्षा, उसमें क्या करना है। नहीं, आप ज़रा बोल देते, सुने हैं कि कहाँ ये चल रहा है, सुने हैं कि बहुत पैरवी चल रही है, पैसा चल रहा है। अब ये सब सुनी सुनाई बातें, किसी को पता नहीं किसी ने क्या हुआ है। अब उनके मन में लेकिन कहीं ना कहीं एक ये धारणा बनी हुई है कि कुछ लोग इस व्यवस्था को मैनिपुलेट करके अपना काम करा ले रहे हैं, मैं पीछे नहीं छूटना चाहिए। अब ये पूरी तरह से गलत धारणा है। लेकिन अब ऐसी धारणा लेके जब आप आगे बढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपका डिप्रेशन होना तय है बाद में। तो ये कुछ जो समस्या है इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल और यहाँ से निकलता है कि अब देखिए पेरेंट्स का एक बच्चा होता है, अब वो पेरेंट्स इस मोह में होता है कि मेरा एक ही बच्चा है, मैं इसको कैसे डांटूं, कैसे समझाऊं, वैसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही इस पर बहुत संगीन चर्चा छिड़ी गई थी। मतलब मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले की ही बात है। कौन बनेगा करोड़पति जो है, उसमें एक बच्चे का एपिसोड टेलीकास्ट हुआ और उसके बाद बहुत उसका साइकोलॉजिकल लोगों ने अच्छा एनालिसिस किया, जिसको उन्होंने 6 पॉकेट चाइल्ड नाम दिया। कि ये जो बच्चा है, जो सिंगल बच्चा है, उसके 6 पॉकेट्स है। 2 पॉकेट्स उसके पेरेंट्स है, ऑब्वियसली दोनों अर्निंग है, दादा दादी है 2 और 2 नाना नानी है। और ये ज़्यादातर सभी लोगों के पास पैसे के अपने अपने सोर्स है, सभी अर्निंग है। अब ये 6 लोगों का एकमात्र फोकस है वो बच्चा, और ये बात बच्चे को अच्छे से पता है, तो बच्चा उसको एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा। उसको पता है अच्छे से कि अगर यहाँ से मुझे टोका गया, यहाँ से मना किया गया, तो वो मान लेगा, मैं उसको समझा दूंगा और उसके लिए काम निकाल लूँगा। तो अगर हम देखिए, फाइनली आप बच्चे को ओन नहीं करते हैं। बच्चा आपके घर में आया है, आपके थ्रू पैदा हुआ है, ये बात सही है, बट यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट चाइल्ड। तो उसको अपनी ग्रोथ होने दीजिए, और उसको ये नहीं लगना चाहिए कि जो वो चाहता है वो हमेशा मिलेगा, क्योंकि घर में आप भले ही उसके सारे ये शौक पूरे कर ले, बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रू। जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखेगा, उसको कई नकार सुनने पड़ेंगे, कोई फ्रस्ट्रेशन झेलने पड़ेंगे, और अगर उसको उसकी आदत नहीं होगी तो फिर उसको बहुत दिक्कत होगी। मतलब इसके 2 ही तरीके हैं कि या तो वो फिर बहुत एरोगेंट बन के किसी से भी बदतमीजी करने लग जाएगा, या दूसरा है कि वो फ्रस्ट्रेशन होकर डिप्रेशन में चला जाएगा। तो बच्चे को एक बैलेंस्ड कैसे बनाना है, सुविधा और लग्जरी, ये दोनों में जो एक थिन लाइन है, डिफरेंस है, तो ये पेरेंट्स को ही सिखाना पड़ेगा। और ये आपको घर में जो आपका वातावरण रहेगा, घर में जैसे संस्कार रहेंगे, उसी से आएगा। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है सर, आप 10 दिन या एग्ज़ाम वाली बात चर्चा की है, आजकल पेरेंट्स हाइपर एक्टिव होते हैं कि मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, 4 साल का, अब ये इस फलना स्कूल में ही पढ़ेगा, उसके लिए वो कुछ भी बंडल खोलने को रेडी है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, अगर मतलब देखिए, हर पेरेंट्स, इसमें कोई मैं उनको दोष नहीं दे सकता। मैं भी पेरेंट हूँ, मैं भी चाहता हूँ हमेशा कि मेरे बच्चे अच्छे से स्कूलों में पढ़ें। ये दुर्भाग्य से ये समस्या इसलिए है क्योंकि हमारी जो एजुकेशन की व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो विद्यालय है, ऐसा कह सकते हैं, सब इक्वल या सिमिलर नहीं है। कुछ अच्छे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा खराब है। तो अब हर व्यक्ति चाहेगा कि उसको अच्छे से अच्छा सुविधा मिले, अपने बच्चे के लिए बेस्ट उसको मिलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखिएगा इन सभी सो कॉल्ड अच्छे स्कूलों को, तो वहाँ भी कई उदाहरण है जहाँ बच्चे बहुत गलत काम में उलझे हुए हैं। और छोटे स्कूल भी है जहाँ स्कूल का वातावरण हो सकता है उतना शैक्षणिक नहीं हो, वहाँ से भी बहुत अच्छा करके बच्चे निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो मोरल यही है कि आपका बच्चा कैसे करता है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं जैसे मानता हूँ कि बच्चा स्कूल में 5 या 6 घंटा रहता है, बाकी के 18 घंटे दिन के वो पेरेंट्स के साथ रहता है, घर में रहता है। तो आप घर में कैसा परिवेश देते हैं और आप कैसे उदाहरण उसके सामने सेट करते हैं, उसके आधार पर तय होगा कि वो बच्चा कैसे बढ़ेगा पढ़ेगा। अभी तो
किसी भी स्कूल में पनिशमेंट मिलता नहीं है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो बच्चे को स्कूल से कोई ऐसा, जो पहले हम लोगों के समय स्कूल से थोड़ा सा एक डर रहता था कि नहीं ये टीचर पनिशमेंट देते हैं, वो होमवर्क अच्छा, आपकी पिटाई कभी हुई है? हमारे स्कूल में तो पिटाई बहुत ही आम चीज़ थी, मतलब उसमें छुपाने का बात इंसिडेंट बताएंगे, सारे पेरेंट्स सुनेंगे। उसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। हमारे स्कूल में टीचर्स थे जो छड़ी लेके घूमते थे कुछ कुछ, हम लोग उनको उसी नामों से उनको जाना जाता था। कोई एक रबर की स्टिक लेके घूम रहा है, कोई एक डंडू लेके, एक हिंदी के टीचर थे वो डंडू लेके घूमते थे, उनको डंडू सर बोलते थे। तो अब इसका कोई इलाज नहीं है, पर उस समय वो चल गया। अब वो चल भी गया, नंबर एक, हो सकता है कुछ उसमें से एक्सेस होता था, ये भी मैं अभी रिट्रोस्पेक्ट में याद करते तो लगता है कि हाँ भाई ये मतलब थोड़ा ज़्यादा था उस समय। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि वो सब चीज़ों से आपका जो एक व्यक्तित्व है वो एक सीधी कतार में रहा है, ज़्यादा डिविएशन हो नहीं सका है। आज के बच्चों में व्यक्तित्व को कतार में करने के लिए बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल है। अब वो केवल उनके पेरेंट्स के पास है और टीचर्स के पास है। टीचर थोड़ा सा जोर से डांट देता है तो बच्चे तुरंत शिकायत करते हैं और घर बवाल स्कूल में लोग करना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चों को ऐसा क्यों डांटा, वैसा क्यों डांटा करके। तो ये जो एक व्यवस्था कायम हो रही है, ये थोड़ी सी बच्चों के डिसिप्लिन के हिसाब से, अच्छा इसमें नुकसान फाइनली आपके बच्चे का होने वाला है। वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि आप, ठीक है उस टीचर का क्या जा रहा है, टीचर को तो हर साल 50 बच्चे आते रहेंगे, अगली बैच आ जाएगी, वो तो उसको भूल जाएगा। लेकिन बच्चा जिंदगी भर उसको कैरी करते रहेगा जो गलती है, और उसको लगेगा कि यही सही तरीका है और वो उसी तरह से बिहेव करेगा सब जगह। तो ये आपको सोचना है। बिल्कुल। और शिक्षक जो है वो उसको प्यार से, भले ही थोड़ा सा दुत्कार से ही सिखा दे, थोड़ा सा डांट के सिखा दे, लेकिन सिखा देगा। लेकिन जब जिंदगी का थप्पड़ पड़ेगा तो उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी को इंटरव्यू में जाए और वहाँ पे उसको जस्ट उसके बिहेवियर के लिए जब उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तब उसको समझ में आएगा कि अच्छा बिहेवियर रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट, बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसे ही होता है, लोग अपने झटके लगने के बाद ही सीखते हैं। तो हाँ, खुद ही झटका खाना चाह रहा है सब कोई। तो ये जरूरी नहीं रहता है। आप अब दूसरों के एक्सपीरियंस से अगर आपको सीख लेना चाहिए, और पर्टिकुलरली जब आपके पेरेंट्स या बड़े लोग कुछ अगर बता रहे हैं तो आपके भले के लिए बता रहे हैं। टीचर को क्या मिलने वाला है, आपको डांट के कोई टीचर को मानसिक समाधान तो मिलना नहीं है। ये बात हमेशा सोचनी चाहिए हम लोगों को। और पेरेंट्स को आजकल हम देखते हैं पेरेंट्स बड़ा ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों ऐसा कर दिया, मेरे बच्चे ने वैसा क्यों कर दिया करके। भाई आपने अगर अपने बच्चे को स्कूल में डाला है तो आपको एक विश्वास है कि यहाँ के शिक्षक मेरे बच्चे के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो अनलेस कि आपको एकदम ऐसा साफ दिखे कि हाँ भाई कुछ पर्टिकुलर बायस के चलते ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं अगर दिख रहा है तो अकारण से पढ़ना नहीं चाहिए ये सब चीज़ों में। बच्चे को भी लगना चाहिए कि नहीं। अच्छा, और स्कूल तभी चल सकता है जब उसमें एक बेसिक डिसिप्लिन हो। स्कूल के कोई भी व्यवस्था, घर परिवार को भी आप इसलिए चलता है क्योंकि एक वहाँ बेसिक डिसिप्लिन के रूल्स बने रहते हैं। वो बिल्कुल अलिखित रहते हैं लेकिन रूल्स रहते हैं। तो वो ये व्यवस्थाएं जो है हमारे संस्कृति की, हमारे कल्चर की, उसको जब तक हम लोग चलाते रहेंगे तब तक ये व्यवस्था चलते रहेगी। सर, यहाँ पे एक और चीज़ मैं लेना चाहूँगा कि वो पेरेंट्स जो अक्सर बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, छोटे बच्चों को, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? अब ये बहुत ही एक मतलब टिकलिश टाइप का क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, और ये बहुत एक कैच-22 सिचुएशन है। एक तरफ टेक्नोलॉजी है, एक तरफ आपका अपना बच्चा है। अब टेक्नोलॉजी आप कब से एक्सेस करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जर्मनी में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में शायद हो गया है, उन लोगों ने कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है कि बच्चों को आप एक्सेस नहीं करने देंगे करके, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि इसके बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं बच्चों पर। अब एक बार उसके हाथ में मोबाइल आ गया कि आप उसको लगातार मॉनिटर नहीं कर सकते हैं कि वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, तो ये समस्या रहेगी। एट द सेम टाइम आज पूरा दुनिया जो है वो इस मोबाइल पर चल रहा है, तो आप बच्चे को ये भी नहीं कह सकते कि तुम एकदम इस टेक्नोलॉजी से दूर रहो। तो कहीं ना कहीं एक आपको बैलेंस्ड व्यू लेके ही चलना पड़ेगा इस पर मैं उस बात के लेकिन सख्त खिलाफ हूँ। पर्टिकुलरली मैं हमेशा देखता हूँ एयरपोर्ट्स पर या ट्रेन्स में आप कहीं जाइए, बच्चा जहाँ रोया उसके सामने एक मोबाइल रख दिया जाता है, और मोबाइल रखने के बाद वो बच्चा सीधा मुंह खोलता है, उसको जो खाना खिलाए खाता जाता है। तो खाना खाने के लिए मेरे को मोबाइल चाहिए, या मैं टीवी पर वो कार्टून देखूंगा तभी खाना खाऊंगा, ये सब जो जिद है ये मेरे ख्याल से लगता है थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा है। ये इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और ये पेरेंट्स का ही काम है। मतलब कई बार पेरेंट्स अपनी सुविधा के लिए करते हैं कि हमको अभी कहीं काम करना है तो तुम अपना 1 घंटा मोबाइल पे खेलते रहो। आपके लिए 1 घंटा हो सकता है पर बच्चे के लिए उसका इम्पैक्ट बहुत दूसरा है, ये हमेशा सोचना चाहिए। सर, अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। आप महाराष्ट्र से हैं
और झारखंड जब आप आए तो ये 30 वर्षों में झारखंड में आप वो कौन सी चीज़ जाने जो आप किताब में नहीं जानते थे? देखिए, हम लोग जब पहले तो बिहार का पार्ट था जी, उस समय भी मैं दुमका में पोस्टेड रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बाद फिर झारखंड अलग हो गया, तब से अभी विभिन्न जगहों पर काम करने का मौका मिला है। और मैंने देखा, जैसे मैं साहिबगंज में रह चुका हूँ, ट्राइबल एरिया है कंप्लीट, जामताड़ा में रह चुका हूँ, धनबाद में रह चुका हूँ, बोकारो में रह चुका हूँ, जमशेदपुर में रह चुका हूँ, जहाँ एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है, पूरा शहर है जिसमें एकदम कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, और 3/4 जिला जो है वो आपका पूरी तरह से आदिवासी बहुल जिला है। तो ये सभी जगह पर काम करने के बाद एक बात तो मेरे को समझ में आ गई कि जो चीज़ें किताबों में आप पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली जो प्रशासन के लिए सिखाई जाती है, वो केवल आप कह सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी टोटली अनुपयोगी है, लेकिन वो केवल एक बेसवर्क है, वो फ्रेमवर्क है। जब आप एक्चुअल काम करने जाते हो तब सिचुएशन बहुत अलग होती है, और आपको उस हिसाब से उस फ्रेमवर्क के तहत रहते हुए उसको ढालना है। और आप झारखंड की बात कीजिएगा तो यहाँ तो मतलब आप जब एक एक गांव में जाते हैं तब आपको ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक तो लोग इतने सरल और सीधे हैं, और दूसरा यहाँ का जो सबसे मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है कि लोगों में एक सेटिस्फैक्शन लेवल्स है। तो जब आप किसी जगह जाते हो तो बहुत ही कम लोग ऐसे रहते हैं जो आपके पास अपनी मांगों को लेकर आते हैं। वो संतुष्ट है अपने जीवन में, जबकि उसके जीवन में जितनी कठिनाई है उसको देखिएगा तो मतलब आपको लगता है कि ये कैसे इसमें इतना हंस रहा है और कैसे इतने सुख से रह रहा है। तो ये जो एक रेजिलियंस है इस जनसंख्या में, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और एक इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रकृति के साथ ये लोग मिलाकर रहते हैं, जो जनजातीय समुदाय यहाँ के पर्टिकुलरली हमने देखा है, बहुत अच्छे से अपने जंगलों का, पेड़ों का रक्षा करके रखते हैं। उनको उसके प्रति एक आत्मीयता है, मानसिक लगाव है। ये बहुत ही एक सीखने की चीज़ है। हम लोग आज अपने आप को बहुत पढ़े लिखे और ये मानते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। और उनके पास इतना अभाव होते हुए भी जो सुकून है, जो सेटिस्फैक्शन है, जो उनके चेहरे पे झलकता है, उनके व्यवहार से झलकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत सीखने की चीज़ है। ये सब चीज़ें आपको पुस्तकों में नहीं मिलने वाली है। ये जब आप लोगों से मिलते हो, गाँवों में जाते हो, तभी देखने को मिलता है पूरा। कभी कोई ऐसा फैसला जिसमें दिल कहता है कि नहीं यार ये व्यक्ति सही है, लेकिन नियम उसके विरुद्ध है, जब आप क्रॉस रोड पे होते हैं तो आप कैसे लेते हैं? देखिए, जब आप टेबल के इस पार बैठते हैं, हमेशा मेरे को एक वाक़या याद है। मैं हेल्थ में था बीच में भी, तो एक व्यक्ति आया और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड टाइप था। तो बोला कि क्या मतलब है, ऐसा है वैसा है। खूब उन्होंने मेरे को, और बुजुर्ग व्यक्ति था, रिटायर्ड था, तो मैंने उसकी बड़ी सम्मान से उसकी बात सुनी और मैं समझ रहा था कि ये फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। मैं उसका पूरा बैकग्राउंड जानता था क्योंकि। तो उसने मेरे को एक लाइन कही लास्ट में, बोला कि एक सिग्नेचर का बात है आपके। ठीक है, बैठिए। हमने कहा कि एक काम करिए, इनका फाइल मंगवाइए। मैंने कहा ये फाइल आपके सामने मैंने रख दी, आप आधा घंटा वहाँ बैठिए बगल के सोफ़ा पर, पढ़िए उसको और साइन कर दीजिए। अगर आपने उसको साइन कर दिया तो मैं भी साइन कर दूंगा नीचे, मैं पढ़ूंगा नहीं फिर उसके बाद। तो वो समझ गए बात को। फिर 5 मिनट बाद उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है अब। तो ये जो प्रक्रिया है ये कभी कभी लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है। जानलेवा से ज़्यादा वो लोगों की उम्मीदों को पानी फेरता है। अनफॉर्चुनेटली आप ऐसी हर बार नहीं होता है कि आप लोगों की, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर लोग मेरे पास 10 काम लेके आते तो मैं उसमें से 2 या 3 को ही सेटिस्फाई कर सकता हूँ, बाकी को मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता चाह कर भी। तो ये नियम बनाम मानवता, ये जो द्वंद्व है जिसको कह सकते हैं आप, ये हमेशा चलता रहेगा। कुछ चीज़ें होती है जो नियम सम्मत भी है, मानवता सम्मत भी है, एथिकल भी है, बिल्कुल समस्या नहीं होती है, उसको तुरंत ही हो जाती है। और कुछ दोनों के निगेटिव में जाती है, वहाँ समस्या नहीं होती है। अब जहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं कि नियम संगत तो है लेकिन मानवता अनुरूप नहीं है, या मानवता अनुरूप है लेकिन नियम संगत नहीं है, ये दोनों सेक्टर्स में आपको बहुत अपने, जिसको कहते हैं आप, अपने विवेक का उपयोग करना पड़ता है। और ये कभी कभी आपको, लेकिन इसमें मैं हमेशा यही देखता हूँ कि अगर मैं उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकता हूँ अपने निर्णय को, जैसे कई बार आप देखते हैं कि आप जा रहे हो किसी ब्लॉक में गए, आप देखा कि कुछ लोग खड़े हैं, एक अत्यंत बुजुर्ग बूढ़ा टाइप का आदमी अकेला पड़ा हुआ है, हमको पेंशन नहीं मिल रही है,
अब आप उसको पेंशन के लिए, वो सबसे आइडियल बंदा है, लेकिन आपके उसके पास कागजात नहीं है, अब आप फंस गए। जैसे हेल्थ में हम लोग अक्सर देखते थे, अत्यंत गरीब परिवार अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता था और बोलता था कि हमारे पास वो कार्ड नहीं है आयुष्मान का, अब हम क्या करें। अब ये सब जो फैसले रहते हैं, अब हम पहले कार्ड बनवाने में 12-13 घंटा अपना व्यतीत करें या पहले उसका ट्रीटमेंट करें। करेक्ट। तो ऐसे में मेरा बड़ा क्लियर रहता था, मैं हमेशा उनको बोलता था कि पहले इसका ट्रीटमेंट शुरू करो, कार्ड बन जाएगा। बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा, बिल बढ़ेगा, तो हम देखेंगे उसको कैसे करना है। तो हमेशा इसको फिर वे करके निर्णय लिया जाता है कि भाई क्या करना उचित होगा। लेकिन मैं जनरली फॉलो करता हूँ कि अगर मेरी नीयत साफ है निर्णय लेते समय, और कोई भी निर्णय जिसको मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूँ, जैसे मेरे को कोई पूछे या कल को आप ही पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको समझा सकूंगा अच्छे से कि ये कारणों से मैंने किया। True. अगर मैं उसको समझा सकता हूँ तो देन आई ऑलवेज गो अहेड विथ इट। उससे संवेदना लोगों की बनी रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा डर यही लगता है डे वन से कि मैं असंवेदनशील नहीं दिखना चाहिए कहीं पर। करेक्ट। प्रशासन को कभी भी असंवेदनशील नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। नियम लोगों की सहूलियत के लिए, काम होने के लिए बनाए हैं, नियम काम नहीं करने के लिए नहीं बनाए हैं। करेक्ट। इस बेसिक पैराडाइम को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा हमेशा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कई बार, जिसको कहते हैं ना, जिसको इसीलिए ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप कहा जाता है, हम लोग लकीर के फकीर हो जाते हैं। लेकिन आपको फाइनली जो इंसानी चेहरा है उसको भी तो देखना पड़ेगा। करेक्ट। नियम आपने उसके लिए बनाए हैं, इसके लिए नहीं बनाए हैं कि आप उसको बाहर कर दीजिए व्यवस्था से करके। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई एक पंक्ति या एक मंत्र जो जब भी लगता है कि इस तरह के दबाव में है और वो हेल्प करता है आपको डिसीजन लेने में? देखिए, मैं ऐसे बहुत इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा तो रहता है कि भाई जो सामने है उस पर निर्णय करना है। करेक्ट। बहुत ऐसा कुछ मैं मतलब प्री डिसाइडेड मोड में नहीं चलता हूँ कि अब ये व्यक्ति आया है तो इनका मेरे को कुछ करना ही है, ऐसा मेरे लिए नहीं रहता है कभी भी। अगर मेरे को सब ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा, तो मैं उसको कर देता हूँ। लेकिन जो एक मतलब अगर आपने मंत्रा या कुछ लाइन कही, तो एक बहुत रामकृष्ण मिशन की एक पत्रिका निकलती है, जीवन विकास या जीवन प्रभात ऐसा कुछ नाम था उसका। तो उसमें बड़ी कहानियाँ रहती है, छोटी छोटी कुछ जो तार्किक कहानियाँ रहती है, जिसको आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की। उसमें 2 लाइन थी, बहुत साल पहले पढ़ी थी, कि माना कि इस जहां को गुलशन न बना सके हम, पर काटे तो कुछ कम किए गुजरे जहां से हम। तो मैं इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ। देखिए, हम सबका भला नहीं कर सकते हैं, हम सबकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो थोड़ा बहुत 10-12-4 लोगों की मदद हम कर सकते हैं उसको जरूर कर देना चाहिए। बिल्कुल। और भगवान ने हमको फॉर्चुनेटली इतनी शक्ति दी है और इस काबिल बनाया है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कोई ऐसा अनसक्सेस आपको या फेल्योर ऐसा मिला जिससे, जो एक लेसन दिया, जिससे कि आप अपने प्रोफेशनल करियर और लाइफ में बड़ा एक गेम चेंजर बना? देखिए, फेल्यूअर्स मतलब उसको फेल्यूअर नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि आपने डिसीजन जो लिया वो जिस उम्मीद से लिया था वैसा नहीं हुआ। ओके। तो उससे वही होता है कि आप उससे सीख लेते हो, और कम से कम जब नेक्स्ट टाइम कुछ वैसा सिचुएशन आता है तो आप मोर प्रिपेयर्ड रहते हो। ऐसे मैंने कभी ऐसे वैसे फेल्यूअर नाम की चीज़ बहुत एक्सपीरियंस नहीं की है कि भाई, कि जिसके लिए मेरे को बहुत, मैंने कहा ना, मेरे को कोई ऐसा गिल्ट फीलिंग नहीं कि मेरे को बहुत पश्चाताप करना पड़े कि अरे बाप रे मेरे हाथ से क्या हो गया, मैंने क्या किया। ऐसी सिचुएशन भगवान की दया से नहीं आई है। लेकिन जब भी आती भी है तो कुछ कई बार तो होता ही है कि आपकी अपेक्षानुरूप जो आउटकम्स है नहीं आते हैं, और ये सभी के साथ होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है कि जो वो करेगा वो वैसा, जो चाहेगा वैसा ही होगा। तो अगर आप उसको फेल्यूर कहते हैं तो हाँ, कुछ हद तक आप बोल सकते हैं कि ये फेल्यूर है करके। दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं कि आप इतने फोकस्ड और शांत रह सकें? देखिए, हमारी दिन की शुरुआत सवेरे 5 बजे होती है, और वो एक्सरसाइज के साथ होती है। ओके। 5:30 बजे हम अपने पूरे परिवार के साथ जिम में रहते हैं, और 1.5 से 2 घंटे तक डेली एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद ही घर आने के बाद बाकी कार्यक्रम शुरू होते हैं। तो सवेरे का आप कह सकते हैं 1 से 1.5 घंटा पूरी तरह से, जिसको आप मी टाइम है, अपने लिए है, वो रहता है। तो उसके बाद पूरे दिन की जो एनर्जी है वो उसी से तय होती है।
क्या आप फोकस्ड रहने के लिए योगा भी करते हैं? हाँ, मैं जनरली संडे को योगा करने जाता हूँ। बाकी टाइम में जिम, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट जिम में आता है तो मैं जिम करता हूँ, लेकिन मैं संडे को ज़रूर जाता हूँ योगा करने के लिए। उससे अच्छा स्ट्रेचिंग हो जाता है बॉडी का और एक माइंड को भी फोकस करने में काम करता है। और शाम को मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन टाइप का छोटा स्मॉल एक घर के अंदर ही अपना बैठ के अपना कर लेते हैं। क्या फ़ायदा होता है मेडिटेशन से? फ़ायदा इन द सेंस वो आपको रीफोकस करने में बहुत काम करता है। जैसे दिन भर का जो भटकाव आपका होता है, जितना भी कोशिश करो, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको 50 चीज़ें चलती रहती है, तो वो जो भटकाव रहता है वो वापस लाना ज़रूरी है शाम को, इससे पहले कि आप बिस्तर में सोने के लिए जाए उसको लेके, क्योंकि आप अगर सोने जाइएगा तो आपकी नींद खराब हो सकती है। तो उसको एक जगह लाने के लिए आवश्यक है कि हम लोग उसको शांत कर दें। कई बार उसमें से कोई चीज़ें रिलेवेंट भी नहीं रहती है, लेकिन मानव मन तो बड़ा चंचल होता है, तो सब चीज़ों को लेके घूमते रहता है, तो उसको हमेशा शांत करना बहुत ज़रूरी है बीच बीच में। तभी आप फोकस रह सकते हैं। सर, एक चीज़ बताएंगे कि लोग बोलते हैं आपको लेकर कि निहायत ही शरीफ IAS ऑफिसर हैं, तो कभी कभी क्या ये रिवर्स फायर करता है आपको? अब ये शरीफ किस सेंस में बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है। तो ईमानदार IAS ऑफिसर है। देखिए, मैंने कहा ना, मैं साफ नियत से काम करता हूँ और मेरी धारणा बड़ी क्लियर है कि अगर आपका कोई भी काम हो जो होना उचित है तो फिर उसके लिए मेरे को किसी के बोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और कोई काम अगर नियम संगत नहीं है या जो एथिकली रॉन्ग है वो मैं बोलने पर भी नहीं करता हूँ। फिर आप किसी से भी कहलवा दीजिए, मैं नहीं करूँगा वो, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ बॉटम लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। परफेक्ट। मैं उस बॉटम लाइन को क्रॉस नहीं करूँगा। ठीक है, हम आपको अकोमोडेट कुछ हद तक करेंगे, पर मेरी बॉटम लाइन क्रॉस करके मैं नहीं जाऊँगा। और जो मुझे मिल रहा है सुविधाओं के रूप में, वेतन के रूप में, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो मुझे अतिरिक्त मेरी पत्नी भी एक ऑफिसर है, हम दोनों के पास इतना सैलरी आ जाता है और भगवान की दया से मैंने कहा सारी सुविधाएं हमको उपलब्ध है हमारे पदों के कारण। तो ऐसी स्थिति में मैं क्यों अकारण से लोगों की बद्दुआ लूँ? क्योंकि देखिए, जब मैं आपको कोई ग्रैटिट्यूड के लिए कुछ दूसरी चीज़ें ग्रेटिफिकेशन लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप मजबूरी से दे रहे हैं, आप खुशी से नहीं दे रहे हैं, नंबर 1। और जब आप मजबूरी से देते हो तो आप उसके साथ मुझे निश्चित रूप से दुआ तो नहीं देते हो। आगे क्या देते हो आपकी इच्छा है, लेकिन दुआ तो नहीं देते हो कि भाई। तो ऐसी स्थिति में मैं इस झमेले में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आप कह सकते हैं। सर, एक पर्सनल मैं शांतिपूर्ण जीवन में बहुत विश्वास करता हूँ। एक पर्सनल क्वेश्चन यहाँ पे मेरे जहन का सवाल है, मतलब कि लोग, मैं ऐसा मानता भी हूँ कि जैसे जैसे आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है, जैसे जैसे आपके पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है, वैसे आपके ऊपर एक कांटों भरा ताज बढ़ता चला जाता है। तो क्या आपको ये एहसास कभी हुआ कि जिम्मेवारी इतनी बड़ी है, ठीक है, कि हर डिसीजन के लिए आपको बहुत ताकत लगाना पड़ा? मैं कहूँगा कि ये स्थिति जो आपने बताई, ये हम लोगों ने महसूस किया कोविड के दौरान। ओके। मैं राज्य का स्वास्थ्य सचिव था और डॉक्टर भी था, तो वो एक अपने ऊपर मेरे मतलब बहुत एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा एक प्रेशर रहता था कि भाई कैसे सिचुएशन को रखा जाए कि लोगों को कम से कम तकलीफ होना तो तय था, सबको पता था, तो कैसे उसमें से कम व्यवस्था में, अच्छा हमारे पास जो संसाधन थे वो भी बहुत सीमित थे। सबसे इम्पोर्टेंट था लोगों में जो एक भय और डर का वातावरण था, उसके चलते काफ़ी समस्याओं का सामना हम लोग को करना पड़ा। पर फिर से मैं कहूँगा कि एकदम मतलब भगवान की कृपा रही कि हमारा जो झारखंड का जो टोटल परफॉर्मेंस था वो कंपेयर टू मेनी स्टेट्स बहुत अच्छा रहा। और राज्य सरकार ने पूरे जो समय पर कदम उठाए जिसके चलते कोई ऐसे यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन उत्पन्न नहीं हुई। करेक्ट। पर उस समय मेरे को अभी तक याद है, मतलब रात को जो सड़कें खाली रहती थी, केवल एम्बुलेंस की आवाज़ आती थी और उस हर आवाज़ के साथ मुझे कहीं ना कहीं दर्द उठता था कि लगता है फिर कोई चला जा रहा है। तो और दबाव भी तो उस वक्त बहुत था कि हॉस्पिटल का एक बेड दिलवा दीजिए। बहुत मतलब, पर एक चीज़ थी, मैंने सारे फ़ोन अटेंड किए, जिसने भी मेरे को फ़ोन किया, और बड़ा अच्छा लगता है आज भी कोई आता है अचानक से मिलता है कि आपने मेरे को उस समय बेड दिलवाया था। तो जो संभव था उस समय हमने किया, जितना संभव था उतना किया, जिसके लिए संभव था उतना किया, और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया। उसी के चलते सिचुएशन को हैंडल करने में
एटलीस्ट फर्स्ट वेव के दौरान हम लोगों को बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। तो वो कह सकते हैं आपकी काफ़ी उसमें प्रेशर रहता था। अच्छा, उसमें डबल प्रेशर इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपना भी ध्यान रखना है। करेक्ट। जैसे नेपाल हाउस हमारा ऑफिस था, पूरा बिल्डिंग बंद रहता था। सरकार ने लॉकडाउन करके रखा तो बंद थे सारे, 1 महीना तक सारे ऑफिसेज बंद थे, केवल हमारा ऑफिस खुला रहता था। तो बड़ा भूतहा टाइप लगता था कि अपने अकेले जा रहे हैं और बैठ रहे हैं अपना उस कमरे में, और जो आने वाले डॉक्टर्स वगैरह उनको लाते थे, सब में एक ऐसा भय और एक असुरक्षा और संदेह का वातावरण कि कहीं ये कुछ पॉजिटिव होगा तो मेरे को दे देगा। और तो बड़ी समस्या थी उसमें। जैसे हमारे पर्सनल स्टाफ सब पॉजिटिव हो गए, तो ये होता रहा। तो ये सब से अपने आप को भी संभाल के रखना, ये बहुत बड़ी। अच्छा, मैं एक सवाल और लूँगा जो मुझे ही अभी स्ट्राइक कर रहा है। एक डॉक्टर का चीफ सेक्रेटरी होना या सेक्रेटरी होना क्या बाकी डॉक्टर को मोटिवेट करता है कोविड जैसा सिचुएशन में? देखिए, उसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि जब जैसे बीच में कोविड के दौरान आया प्लाज्मा थेरेपी शुरू कीजिए, तो अब जब किसी ने कहा प्लाज्मा थेरेपी, तो मुझे उसके लिए बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं था कि इसमें करना क्या है करके। मुझे पता था होना क्या है और इसके लिए क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, इसकी भी मुझे सफिशिएंट आइडिया थी कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो एक चिकित्सक के हेल्थ सेक्रेटरी बनने से सबसे बड़ा लाभ अगर था तो यही था। जैसे आप जब बोलते हो कि भाई ये दवा देनी है, अल्बेंडाजोल का जैसे ड्राइव चलता है डीवर्मिंग के लिए, तो मुझे पता है कि वो अल्बेंडाजोल खाने से साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों को कभी कभी, या वो जो एक दूसरी दवा देते हैं फाइलेरिया के लिए, उससे क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो लोग अगर नहीं खाते तो मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि क्यों नहीं खा रहे हैं। तो अच्छा, उसके बाद जो आप इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि कौन सा इक्विपमेंट ज़्यादा जरूरी है और कौन सा इक्विपमेंट तत्काल जरूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ों को अगर देखते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप, अच्छा आप दूसरी तरफ से आप देखिए तो मैं ये समझ सकता हूँ कि डॉक्टरों की समस्याएं क्या है। एक सदर हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर जिसको कितनी सुविधाएं उपलब्ध है, अगर उसमें वो क्या उपलब्धि कर सकता है, इसको मैं पूरी तरह से महसूस कर सकता हूँ एज ए डॉक्टर। तो वो दोनों तरफ से आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। और डॉक्टरों के लिए भी अच्छा रहता है। उनके लिए बस एक ही समस्या हो रही थी सबको कि वो जो एक हमारे ऑफिस में सबसे बड़ी समस्या मेरे स्टाफ को यही होती है कि वो फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं ला सकते। क्योंकि जैसे ही वो कुछ लिख के लाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये नहीं है या ये है करके, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लोगों को, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्टर में भी रहता है, ये तो खुद ही डॉक्टर नहीं, क्या उनको पता है कि आप मतलब इनको कुछ अन्यथा नहीं समझा सकते, जिसको गोली देना कहता हूँ मैं, गोली नहीं दे सकते। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। हम यही कहेंगे कि जितने भी चिकित्सक लोग सब थे और बहुत अच्छे से सब लोगों ने डेडिकेशन से काम किया और उसी कारण ये काम सफल हो सका। नहीं तो जितना उस समय का जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन था वो आज याद करते तो लगता है कि मतलब आप उसमें से भी गुजरे हैं करके, इस तरह से है वो मामला। और झारखंड कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करके तो बेटर परफॉर्मेंस मतलब इन द सेंस कि हमारे यहाँ कोई, मैंने कहा ना, कैटास्ट्रोफ नहीं हुआ जैसा बाकी राज्यों में हो सका। परिवार, काम और स्वयं में, मतलब अगर आप बर्न आउट से बचना चाहते हैं तो सबसे टेस्टेड फार्मूला आपका क्या है? पता नहीं, हमको कभी बर्नआउट वगैरह हुआ नहीं है। हम जब 10-12 घंटा भी काम करना पड़ा तब भी उतने संतुष्ट थे, जब 2 घंटा में काम होता है तभी भी उतने संतुष्ट है। क्योंकि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो बर्नआउट होता है उसका मेजर रीजन है स्ट्रेस। अगर आप अपना काम आनंद से कर रहे हैं तो आपको ये जो लोग कहते हैं मंडे ब्लूज, वो सब हमको कभी नहीं होता है, क्योंकि हमको बड़ी खुशी की बात है। हमको पता है कि आज हमको 12 घंटा काम करना है। उसमें हमको कोई ऐसा रंज नहीं है कि अरे यार कहाँ से अब फिर से 12 घंटा वगैरह। हमको पता है अच्छे से कि रात में 2 बार लोग फ़ोन करेगा। तो बेसिकली अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हो तो फिर कभी आपको ये बर्नआउट का सिचुएशन नहीं आता है। बट एट द सेम टाइम फिजिकल बर्नआउट कैन ऑलवेज हैपन। जैसे लगातार अगर आपको काम करना पड़ जाए, जैसे मैंने देखा था एक बार इलेक्शन के वगैरह के समय 2-2, 3-3 दिन तक कंटिन्यूसली जब आदमी को लगे रहना पड़ा तो फिजिकल बर्नआउट जरूर हो जाता है। आज का यूथ जो यूथ नहीं, कपल्स जो वर्किंग है, सेपरेशन बहुत तेजी से देखा जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखा जाता है, दोनों के बीच में जल्दी आ जाती है। आप इतने खुश हैं और बोल रहे हैं भाई हम दोनों लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज का कपल है और
दोनों के बीच में ज़्यादा चिक हो रही है। देखिए ऐसा है, एक बात समझ लीजिए, कोई भी दो व्यक्ति जो जब तक हम लोग एक दूसरे को ऑफिशियली मिल रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा के लिए, तब तक बात अलग है। लेकिन जब आपको 24 घंटा किसी के साथ रहना है, आपको अपनी जो व्यवस्थाएं हैं साथ में प्लानिंग करनी है, बच्चों को बड़ा करना है, तो सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है। हम ये उम्मीद कभी नहीं कर सकते हैं कि उन दो व्यक्तियों के बीच या घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में हमेशा एकमत होगा। ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति है, उसके अपने अपने एक सोच है, अपनी अपनी एक उसकी अपब्रिंगिंग है, अपना कल्चर है। तो उसको आप एक धरने में डालने की समस्या, हमारी सभी जगह जो समस्याएं हो रही है वो इसलिए हो रही है, नंबर एक, अगेन फिर से वही बात आती है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर तो एकदम आइडियल पार्टनर रहे, तो भाई आपको भी तो आइडियल पार्टनर बनना पड़ेगा ना। एंड नोबडी इज परफेक्ट इन दिस लाइफ। करेक्ट। और जो भी परफेक्शन के पीछे भागा है उसको केवल मतलब निराशा ही हाथ लगी, आप कह सकते हैं। तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आपने किसी को अपना जीवन साथी करके चुना है तो आपको उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। आप उसके साथ कितना दिन लड़ोगे, इस बात से कितना दिन लड़ोगे कि वो आपके अनुरूप काम नहीं करता है। अब आप किसी को क्या बदल सकते हो? क्या आप किसी को भी नहीं बदल सकते। ट्रू। मतलब कुछ आप देखते होंगे, जोक्स आते हैं कि हस्बैंड लोग तो एक अपना रिमोट का चैनल भी नहीं बदल सकते हैं टीवी का, तो और किसी को क्या बदलेंगे। तो ऐसा प्रयास करना भी नहीं चाहिए। आपके हाथ में केवल इतना है कि आप अपने आप को कैसे ढाल सकते हो उस व्यवस्था में। जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ ट्रॉमेटिक है या कोई फिजिकल वायलेंस वगैरह की सिचुएशन है, उसमें मैं नहीं कहूँगा। लेकिन अदरवाइज ये निर्णय दोनों पक्षों का रहता है कि इस रिश्ते को हमको चलाना है कि नहीं चलाना। अगर चलाना है तो लोग दोनों पक्ष उस हिसाब से चलेंगे, अगर नहीं चलाना है तो दोनों पक्ष फिर। और आज के जो आपने कहा अभी एक समस्या जो हो रही है उसका फिर से वहीं पे जाता है, ये जो हम लोग लगातार टीवी पे सीरियल्स देख रहे हैं। तो मैंने एक अभी बीच में स्टेटस भी लगाया था कि जितने सीरियल में दिखाते उतने रिश्तेदार किसी के खराब नहीं होते और जितना तारक मेहता के उल्टा चश्मा में दिखाते उतने पड़ोसी किसी के अच्छे नहीं होते। तो ये वस्तुस्थिति है, लेकिन हम लोग तुरंत उसको अपने आप से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं उस कैरेक्टर्स को। वहाँ समस्या हो जाती है। जैसे अगर वो सीरियल में ननन भौजाई कुछ कर रही है तो हम अपने उसकी तुलना करने लगते हैं कि मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। और फिर घर में जो एक अकारण से तनाव और क्लेश होते हैं वो वातावरण शुरू हो जाता है। और फिर से संयुक्त परिवार तो रहा नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज है। तो वो जो एक बफर रहता था संयुक्त परिवार में बाकी परिवारजनों का, वो भी नहीं रहा है। उसके चलते भी कुछ समस्याएं होती है। पर ये फिर से वही है, आपसी तालमेल और सामंजस्य का बात है। जो लोग कर पाते हैं वो अच्छे से रहते हैं। तो ट्रोल्स, सोशल मीडिया, नैरेटिव्स, इन सब चीज़ों में एक यूथ सत्य को कैसे खोजे और पहचाने? एक अगर आप इसको मतलब ऐसे देखिए तो आप सत्य के पीछे पड़े ही क्यों हैं? जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आ गया वही सत्य है। ठीक है। लेकिन खैर देखिए, ये अभी एक पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है कि कुछ लोग जानबूझकर करते हैं और कुछ उसको पब्लिसिटी पाने के लिए करते हैं। जैसे आप देखिए यूट्यूब चैनल्स जो रहते हैं उसके जो टैग लाइन्स रहते हैं, टैग लाइन में और उसके कंटेंट में जरा भी तारतम्य नहीं रहता है। टैग लाइन बनाया गया है ताकि आप उसको अट्रैक्ट होके उसको खोलें। जैसे ही आपने उसको खोल दिया उसको व्यू मिल जाता है और उसका काम हो जाता है। और उसके बाद उस कंटेंट में कुछ भी लिखा रहता है। जैसे हम तो कई बार ये जिम से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं यूट्यूब पर। एक आया कि 22 दिन में पाए 22 इंची आर्म्स। मतलब तो आदमी को लग गया कि यार ऐसे कौन से एक्सरसाइज करा रहा है भाई। तो इस तरह से कैची रहता है। और दूसरा एक नया चीज़ क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स नाम की एक कम्युनिटी क्रिएट हुई है, मेरे को उनसे कोई लड़ाई नहीं है, पर आपका जिस क्षेत्र में एक्सपर्टाइज है आपको उसी क्षेत्र में अपने एडवाइस देने चाहिए लोगों को। जैसे मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता हूँ तो मैं पब्लिक पॉलिसी पर बोल सकता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोल सकता हूँ। डॉक्टर हूँ तो हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ों पर बोल सकता हूँ। अब मैं इकोनॉमी पर लोगों को लेसन देने लग जाऊँ तो ये थोड़ी सी गलत बात होती है। बिल्कुल। पर्टिकुलरली कुछ जैसे मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ कुछ देखता हूँ यूट्यूब पर और लगता है कि मतलब ये क्या बताया जा रहा है।
अनफॉर्चुनेटली लोग जो सुनने वाले हैं वो उसको डिसर्न नहीं कर पाते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये कितना इसमें से सही है और कितना सही नहीं है, और वो उसके पीछे दौड़ने लगते हैं कि लगता है हाँ ये मेरे को कुछ समाधान दे देगा, मेरी समस्या का समाधान दे सकता है। पर्टिकुलरली आप देखिएगा जो थोड़ा सा सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको जब ऐसे वीडियोस मिलते हैं कि आर्थराइटिस कैसे ठीक करे, डायबिटीज़ की दवा ये खाइए आपको कभी शुगर की बीमारी नहीं होगी, वो सब उसको करने लग जाते हैं, और उसके चलते जो बाकी दूसरे एडवर्स इफेक्ट्स होने लगते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल, सब लोग जीरा और मेथी का पानी पिए जा रहे हैं सवेरे सवेरे, कोई देखने को तैयार नहीं कि उससे लीवर पर कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और इसका मतलब अभी मैंने पढ़ा चाइना में शायद कुछ रूल उन्होंने बना दिया कि फाइनेंस, हेल्थ और इकोनॉमी, ये 3 चीज़ों पर अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आपको उसका डिग्री होना चाहिए आपके पास। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करने की वक्त अभी मेरे ख्याल से हमारे यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग अपना कोई भी खड़ा होता है किसी भी सब्जेक्ट पर जो बोलने लग जाता है, दिस इज नॉट प्रॉपर। जस्ट बिकॉज कि आपके पास उतने फॉलोअर्स है, आपके फॉलोअर्स आपको दूसरे कारण से मिले हुए हैं, तो आप उस कारण पर कायम रहिए और अपने सेक्टर में रहिए। या आप दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं तो पहले उसका एक्सपर्टाइज लीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, उसके बाद उस पर कुछ बोलिए। तो ये सब चीज़ों को में भी तो फिर जरूरत है, बहुत इसकी ज़रूरत है कि ताकि ये थोड़ा सा लोगों को नहीं समझ पाते। हम देखते हैं कई बार सीनियर सिटीजन्स को वो एकदम तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज़ से कि ये तो करने से बहुत अच्छा आ रहा पड़ रहा है, लड़ने लगते हैं। हाँ, लोग लड़ाई पर आएगा, बोलेगा नहीं यूट्यूब पे दिखाया था कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए करके, तो वो समस्या हो जाती है थोड़ी सी। और उससे समस्या ये है कि आपकी कई बार आपके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत असर पड़ते हैं उससे। कई बार लोग अपने पैसे गंवा के बैठते हैं, जितने आपके ये पैसे डबल करना, 50% रिटर्न के जो स्कीम्स है वो सब इसी पे हाईलाइट किए जाते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत आसान तरीका है भाई, मेरे को ही 50% चाहिए। सर एक चीज़ और बताएंगे कि हमारी जो जीवन की फिलॉसफी रही है, क्या एआई के आने के बाद इस पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? कुछ हद तक देखिए, एआई एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो उसको टेक्नोलॉजी की तरह रखना चाहिए पहले तो। उसको कोई डर के माले उसके डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको कैसे देखते हो उस पर सब चीज़ डिपेंड करेगा। अब चूँकि एआई से सारी चीज़ें, जैसे आज एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैं सवेरे सवेरे अभी अखबार में पढ़ रहा था कि अगर एआई को जो प्रॉम्प्ट लिखते हो आप, जिसके आधार पर वो जवाब बनाता है, अगर आप उस प्रॉम्प्ट को थोड़ा डांट के लिखते हो, रूडली लिखते हो, तो एआई ज़्यादा सटीक उत्तर देता है, ज़्यादा सही उत्तर देता है। अच्छा। और अगर आप उसको पोलाइट से पूछते हो तो 5% आंसर्स गलत होते हैं उसके ज़्यादा। तो मैंने अपने बेटे को यही कहा कि एआई भी केवल डांट से ही सुनता है। तो समझ लो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पूरी फिलॉसफी जो थिंकिंग है वो सब कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टॉर्ट भी हो सकती है, क्योंकि एआई का जीपीटी का फुल फॉर्म बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक उसमें 3 टर्म्स है जीपीटी। एक है जनरेटिव, मतलब वो जनरेट किया हुआ है। दूसरा है प्री ट्रेंड। ये सबसे की वर्ड है इसमें कि आपने उसको जब प्री ट्रेन किया तो कौन से डेटा पर प्री ट्रेन किया। करेक्ट। उस मॉडल को अगर आपने झारखंड के डेटा पर प्री ट्रेन किया है तब वो झारखंड के लिए उपयोगी है। अगर आपने उसको केरल के डेटा पर प्री ट्रेन किया है और आप झारखंड के उस पर एनालिसिस कर रहे हो उसका, तो आपको गलत रिजल्ट मिलना लाजमी है। बिल्कुल। और तीसरा उसका है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम लोग इस बात को भूल रहे हैं कि वो जो आंसर दे रहा है वो जरूरी नहीं कि सही हो। आप उससे एक बेसिक आइडिया ले सकते हो, लेकिन पूरा के पूरा अगर आप उसके हिसाब से चलने लग जाओगे तो दिक्कत है। और पर्टिकुलरली जहाँ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, जैसे कल को हम आपको भेज दें, जैसे टेलीमेडिसिन में कितने लोगों का विश्वास है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको बहुत तकलीफ हो रही है, जाइए बैठिए कंप्यूटर के सामने और टेलीमेडिसिन से करवा लीजिए, आधे लोग तैयार नहीं होते। करेक्ट। क्योंकि आज भी इसमें एक मानवीय दृष्टिकोण इन्वॉल्व है। जब तक डॉक्टर आपकी नब्ज नहीं पकड़ता है, आपको खुद से देखता नहीं है, तब तक आपको नहीं लगता है कि मेरे को कुछ ट्रीटमेंट मिली करके। तो कहीं ना कहीं आपको पर इसके साथ आपको जीना है, और ये ग्रो ही करेगा। ये कोई वापस आने वाली चीज़ है नहीं अभी, ये ग्रो करेगा। अभी तो काफ़ी उसका ग्रोइंग फेज है। बिल्कुल। लेट अस सी हाउ इट इवॉल्व्स फाइनली। तो एआई से एक छोटा सा और चीज़ लेते हैं, क्या पब्लिक पॉलिसी फ्रेम करने में एआई का हेल्प सरकार को मदद करेगी या ब्यूरोक्रेसी में हेल्प आउट करेगी? देखिए, सरकारी तंत्र में अगर आप मुझे पूछिएगा तो एआई के रोल्स थोड़े से आपको अलग से देखने पड़ेंगे।
जहाँ पर भी मैंने कहा ना आपको, जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, जहाँ जजमेंट इन्वॉल्व है, या जैसे विवेक की इस्तेमाल करना है, वहाँ आप एआई पर नहीं छोड़ सकते हैं। वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन लगेगा। रिपीटेटिव टास्क है, रूटीन टास्क है कि डेटा एनालिसिस करना है कि कितने लोगों ने वैक्सीन लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया, क्या लिया, एआई का काम है, वो करने दीजिए उसको। तो अगर आप मुझे पूछिए तो हम इसको 2-3 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो रिपीटेटिव रूटीन टास्क है जो आप एकदम बिना आग बंद करके एआई को दे दीजिए ताकि आपका समय बच गया, आप अपने दूसरे काम के लिए लग सकते हैं। कुछ ऐसे टास्क है जैसे आपने कहा पॉलिसी फ्रेमिंग, जहाँ एआई की आप मदद लेंगे, आप एआई से बेसिक बना लेंगे लेकिन बाद में अपना इंटरवेंशन करके, तो यहाँ आपका एआई जो हो गया सॉर्ट ऑफ आपका एक कोऑपरेशन हो गया उसके साथ। और तीसरा है जहाँ पूरी तरह से ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है। हो सकता है आपके एआई में इतना डेटा ही नहीं हो तो वो सारे ही लोगों को काट देगा कि ये एलिजिबल नहीं है किसी स्कीम के लिए करके, लेकिन आपका परमिट नहीं करेगा सिस्टम उसको करने के लिए। आपको एज ए ह्यूमैनिटेरियन गवर्नमेंट, एज ए सोशलिस्टिक गवर्नमेंट आपको उसको देना है। तो ये चीज़ें ह्यूमन के पास ही रहनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं एआई का कंटिन्यूसली एक जिसको कहते हैं कंटिन्यूस ऑडिट, पर्टिकुलरली उसके एल्गोरिदम का ऑडिट, करेक्ट, और उसके एथिक्स का ऑडिट, ये रेगुलर बेसिस पे होते रहना चाहिए। तो ये फ्रेमवर्क क्या नेशनल लेवल पे डिजाइन ये बिल्कुल हमको लगता है ये बिल्कुल होगा ही, समय की बात है, ये तो होगा ही कि नेशनल लेवल पर एथिकल बोर्ड उसका होना चाहिए कि आर दे फॉलोइंग द बेसिक एथिक्स। जैसे एआई किस बेसिस पर निर्णय ले रहा है, दैट शुड बी एक्सप्लेनेबल। ये नहीं लगना चाहिए कि भाई एआई ने बोला इसलिए हमने इस आदमी को सर्टिफिकेट दे दिया, ये नहीं हो सकता है। एआई शुड बी एबल टू टेल मी कि मैंने इसको सर्टिफिकेट इसलिए जारी किया, अप्रूव किया क्योंकि 1 2 3 4। तो ये एक्सप्लेनेबल डिसीजन रहना चाहिए और बायस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ वेरी। अभी 2 दिन पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था एक प्रमुख अखबार में, हिंदी अखबार में, जिसमें उसने ग्रोक के साथ हुए अपने एक्सपीरियंस को बताया। वो मैंने पढ़ा है। तो वही मैंने कहा ना कि ये जो एआई है ये मतलब आपको बहुत मिसलीड कर सकता है। Exactly. जैसे आपने पता नहीं वो देखा कि नहीं, एक यूएस में उस आदमी ने उसको क्वेश्चन पूछता गया और एआई ने उसको कन्विंस कर दिया कि वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और वो बहुत महान व्यक्ति है, क्योंकि एआई का जनरल जो ट्रेनिंग है वो इस तरह से किया गया है कि तुम सामने वाले व्यक्ति से शालीनता से बात करो और उसको खुश रखो, तुम उसको दुखी मत करो, इसलिए वो आपको डांट नहीं सकता है। तो वो उसको इतना चढ़ाते गया और उसको मतलब कहाँ से कहाँ उसने अपने आप को उसको कन्विंस कर दिया कि 12-14 घंटा में कि फाइनली वो साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचा। तो ये एआई इज अ वेरी, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड जिसको कहते हैं। आप किस तरह से कटोगे आपको पता नहीं है। एग्जैक्टली। यू हैव टू बी, फाइनली आप ह्यूमन हो। वो आर्टिफिशियल है, जैसा भी इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल है। करेक्ट। बट अनफॉर्चुनेटली पार्ट क्या हो रहा है, जैसे एक बड़ी अच्छी लाइन आ रही है आजकल वो कि इंटेलिजेंस हैज बिकम आर्टिफिशियल बट स्टुपिडिटी इज स्टिल ह्यूमन। तो ये जो स्टुपिडिटी है ये हम, और ह्यूमन बीइंग, हम लोग भले ही बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग बहुत रैशनल होता है वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सब, ऑल ऑफ अस, वी टेंड टू बिहेव रैशनली। तो जब एआई से कुछ रिप्लाई आने लगते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे आप देखे होंगे कई लोग एआई को अपना पार्टनर बना रहे हैं और उसके साथ बात करके उनको संतुष्टि मिल रही है कि अब मेरे को किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं, मेरे को तो ये अपना चैटबॉट है उसके साथ मैं खुश हूँ। तो अब ये हम कहाँ जा रहे हैं समझ सकते हैं आप इसको। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को संभालने की जरूरत है। मैं एक, आप जान रहे होंगे, एक बहुत ही स्कॉलर व्यक्ति है, उनके घर में एक बच्ची आई थी, वो सुना रहे थे किसी एक पॉडकास्ट में कि वो बोलती है कि हे गुरु मुझे ये वाली कहानी सुना, और उसको वो वाली कहानी सुना के सुला देता है। बिल्कुल। तो अब आप टोटली अगर अपनी सारी लाइफ के डिसीजंस अगर आप दूसरे पर आउटसोर्स कर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ खिलवाड़ ही कर रहे हो फिर। करेक्ट। यहाँ से मेरे एक और सवाल है कि आज के यंगस्टर्स के अंदर एक छोटा सा डर भी है कि एआई उसके नौकरी को खा जाएगा। आपका क्या इस पे ओपिनियन है? मेरे ख्याल से मेरे को ना इस समय वो पुरानी चीज़ें याद आ रही 90s की। हम लोग उस समय जस्ट कॉलेज वगैरह में थे और कंप्यूटर्स काफ़ी हद तक इंट्रोड्यूस हो रहे थे और उस समय खूब आंदोलन चलते रहते थे इसको लेकर कि जैसे मुझे याद है बैंकों में पूरी हड़ताल हुई थी 3 या 4 दिन तक कि आपने कंप्यूटराइजेशन कैसे कर रहे हैं करके आप। तो ये हर नई टेक्नोलॉजी जो थोड़ी सी पूरी गेम चेंजिंग होती है उसके साथ हमेशा होता है ये। स्मार्टफोन आया तब भी वैसे ही हुआ था, लेकिन आज स्मार्टफोन के बिना कोई रह नहीं सकता है। जो लोग उसके हार्ड एंड क्रिटिक्स थे वो भी आज उसी पर बताते हैं वीडियो बना के कि कैसे स्मार्टफोन से नुकसान होते हैं। तो दैट इज द आयरनी ऑफ द थिंग। तो देखिए एआई से डरने की बात नहीं, जैसे मैंने कहा
और वो आपकी नौकरी वगैरह बिल्कुल खाने वाला नहीं है। हाँ, वो आपके कार्यों का स्वरूप जरूर बदल दे रहा है, आपकी नौकरियों का स्वरूप जरूर बदल जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिशनल स्किलिंग करके या ट्रेडिशनल पढ़ाई करके कुछ अच्छी नौकरियां पा लूँगा, तो वैसा अभी नहीं होगा। आपको एआई, सब चीज़ में एआई इन्वॉल्व हो चुका है। करेक्ट। आज आप कोई भी इंजीनियरिंग का टूल उठा लीजिए, उसमें कहीं ना किसी तरीके से कंप्यूटिंग और एआई इन्वॉल्व हो चुका है। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमको तो इससे कोई मतलब नहीं वगैरह करके। आपको उसके साथ रहना है और उसके हिसाब से भी थोड़ा सा अपने आप को ढालना है, क्योंकि इट्स अ टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अभी एआई ने जो जॉब के परिवर्तन कर दिए हैं, अभी जो कंटेंट क्रिएटर्स, एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके आया है। करेक्ट। तो मतलब दीज आर सब टोटली एकदम नई ब्रांचेस आई है। एआई स्पेशलिस्ट, डाटा एनालिटिक्स आज की तारीख में सबसे ग्रोइंग ब्रांच है करियर के लिए आपके। मतलब इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यूर BSc स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा, इफ यू गेट इनटू दिस डाटा एनालिटिक्स, यू हैव ग्रेट करियर ऑप्शंस। तो आप उसके साथ कैसे अपने आप को ढाल के आगे बढ़ते हो, ये आपका स्किल है और आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, इसको आपको सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो, चाहे कोई भी हो, आप ये नहीं बोल सकते कि हमको तो ये सबसे मतलब नहीं वगैरह टाइप से जो एक एटीट्यूड रहता है कुछ लोगों का, पर्टिकुलरली युवाओं के लिए तो ऑप्शन नहीं है। भले ही अर्लियर जनरेशन कैन से कि भाई हमको क्या करना है करके, बट यूथ के लिए आज के लिए ऑप्शन नहीं है। दे हैव टू एक्सेप्ट दिस। एआई के इस दौर में आप इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिक्स को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि उसमें भी एक बड़ा बदलाव आने की तैयारी है? बड़ा बदलाव ऑलरेडी आ चुका है। आज आप रिसर्च पेपर किसी को लिखने को बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता है लिख कौन रहा है। ये आप बोल सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि आपको सबको पता है कि वो कहाँ से लिख के आ रहा है। जैसे मैं अपने बेटे को देखता हूँ, पहले कुछ आर्टिकल बनाना होता है या पेपर बनाना होता है, पहले एआई से बनाता है। फिर एक अलग एआई है जिसका नाम ही ह्यूमनाइज एआई है। तो वो उस एआई के लिखे हुए चीज़ को ह्यूमनाइज करता है। मतलब ये भी काम अभी एआई ही कर रहा है। तो ये चलते रहेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। अब इंस्टीट्यूशंस को और जो अपनी पर्टिकुलरली टीचिंग इंस्टीट्यूशंस है, इनको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। आप अभी ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बता सकते हो चीज़ों को। आपकी परीक्षाओं का जो सिस्टम है पर्टिकुलरली, उसमें हमको थोड़े से परिवर्तन कुछ लाने पड़ेंगे। पर्टिकुलरली ये जो सबमिशंस के जो मैटर रहते हैं कि आप अपना एक असाइनमेंट सबमिट करो, जो आप बोलते हैं। जैसे मैंने अभी एक कोई इंस्टीट्यूशन में देखा, तो उसने बड़ा अच्छा बात बोला उनके निदेशक महोदय ने, कि हम लोग सबको बोलते हैं कि आप एआई यूज करके इसको करो। लेट अस सी कि आप हु इज मोस्ट क्रिएटिव, क्योंकि एआई आउटपुट डिपेंड्स ऑन योर प्रॉम्प्ट। करेक्ट। अगर आपने अच्छा प्रॉम्प्ट दिया है उसको, जो एकदम रिलेवेंट हो और जो पर्टिकुलर टॉपिक के जिस्ट को निकालता हो, तो आपको एआई से अलग अलग आउटपुट्स मिलते हैं पूरे। जैसे कि हमने तो यही असाइनमेंट दिया है कि 20 नंबर के लिए, कि ये आपका असाइनमेंट है, आप जो एआई चाहिए यूज करिए, हमको आउटपुट निकाल के दिखाइए। एंड नाउ सी द डिफरेंस हैज चेंज कंप्लीटली। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एट सी, दे डोंट नो हाउ टू डू इट, क्योंकि सबका सिमिलर टाइप का निकल रहा है। तो अनलेस यू आर हैविंग दैट मच ऑफ अलग इनसाइट, आप नहीं कर सकते हो अभी। बिल्कुल ठीक, ये पर्सपेक्टिव मैं भी नहीं सोच रहा था। तो ये एक अलग टाइप की चीज़ों से आपको तरीके आपको बदलने पड़े। मैंने कहा ना, आपका कोई सिस्टम बदल नहीं रहा है, तरीके बदल रहे हैं, काम करने के तरीके बदलेंगे। और आपको भी उस तरीकों के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। सर, आपने MBA भी किया है जी। क्या आपको लगता है कि AI के आने के बाद से MBA का भी एक चीज़ें बदलेगी? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि जो भी ऐसे रूटीन टास्क वाले काम है, जिसमें डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व है, बड़ा ह्यूज डेटा सेट्स हैं, वो सब के लिए तो एआई के अलावा कोई पर्याय नहीं है। एआई हो या कोई भी आपके जो कंप्यूटिंग टूल्स हो, आप उसको यूज़ करते हो, 1 मिनट में आपके सब ग्राफ्स बन जाते हैं पूरे। उसको तो आपको यूज़ करना ही है। लेकिन फिर भी आप रेलेवेंट कितने हो, वो उस पर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज़ ह्यूमन टच इन दिस। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण हुआ था, आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने फॉलो किया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक बड़ी फेमस कंसल्टेंसी कंपनी बिग 4 में जो आती है, उनको एक कंसल्टेंसी का टास्क दिया गवर्नमेंट की तरफ से। उसने अपना जैसे ही बनाना था बना के सबमिट कर दिया, और जब वो अपलोड हुआ वहाँ के वेबसाइट्स पर, तो वहाँ के लोगों ने उसको, वहाँ के तो जागरूक नागरिक रहते हो, तो उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया। और 4-5 लोगों ने पॉइंट आउट किया कि साहब, ये जो रेफरेंसेस इसमें दिए हुए हैं, ये रेफरेंसेस घोस्ट रेफरेंसेस है, दे डोंट एग्जिस्ट। जब ये बात हाईलाइट हुई, तो दैट कंपनी इमीडिएटली कंसिडर्ड कि हमने ये सब एआई से लिखवाया था। तो इसलिए एआई कैन हेलुसिनेट, जिसको कहते हैं, वो अपने मन से बहुत सारी चीजें करके दे देगा जो आप चाहते हो। करेक्ट। इसलिए उसके ऊपर आप रिलाय करके पूरी तरह से नहीं चल सकते हो। दिस फैक्ट यू ऑलवेज हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ।
इसको ध्यान में रखते हुए अपना काम कीजिए तो आपकी समस्या नहीं होगी। बिल्कुल सही। सर, आपके 30 साल के टेन्योर में कोई एक ऐसा स्टोरी जो लगता है आप झारखंड में आपको बहुत इमोशनली कनेक्ट किया? इमोशनली कनेक्ट इन द सेंस बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जब मतलब जो चीज़ आदमी कई बार करते गया और उसके काफ़ी अच्छे परिणाम निकले और लोगों को भी उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो ऐसी जब चीज़ें होती है तब अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ना, आपको एक हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक मीनिंग खोजने को रहता की तलाश रहती है। तो मीनिंग आपको अगर मिल जाता है लाइफ में तो देन यू फील वेरी गुड अबाउट इट। और मीनिंग आपको तब मिलता है जब आप अपने कार्यों का इम्पैक्ट देखते हो, कहीं पर प्रभाव देखते हो। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, काम चलते रहता है। ठीक है, 2040 का भारत, AI, क्लाइमेट, पॉपुलेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, आप किस तरह का भारत देखते हैं? ये तो बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे आपको। तो खैर 2040 तक हम जो समझते हैं कि यहाँ का जो पर्टिकुलरली स्टार्टअप कल्चर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा एंड वी विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ गुड स्टार्टअप्स, जिसको यूनिकॉर्न्स वगैरह कहते हैं। तो पूरे विश्व में ही हमारे टेक्नोलॉजी का और हमारे चीज़ों का काफ़ी मतलब दबदबा रह सकता है, ये एकदम स्पष्ट दिख रहा है। AI में भी हम लोग जिस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे पर्टिकुलरली जो हमारे नए इनिशिएटिव्स AI के लिए गए हैं, भाषिणी वगैरह, दैट सॉफ्टवेयर कैन ट्रांसलेट योर थिंग्स इन ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस। इससे अच्छा AI हो ही नहीं सकता था इंडिया के लिए। तो ये सब जो चीज़ें आगे बढ़ते जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि 40 तो काफ़ी दूर की बात थी, 30 तक ही AI वगैरह के क्षेत्र में भारत काफ़ी आगे रहेगा, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। पर्यावरण में थोड़े से इश्यूज़ है, क्योंकि हम लोगों को अभी भी उस मानकों पर हम लोग नहीं पहुँचे जिससे कि हम लोग एकदम विकसित माने जाए। और ये सबका एक मिलजुल कर करने वाला चीज़ है, लेकिन हमको लगता है फिर भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जा रहे हैं सभी जगहों पर, उसके काफ़ी हम लोगों को सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मैं, अगर आप मेरे को पूछिएगा 2040 का भारत कैसा रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रॉब्लम इन द सेंस एसेट या प्रॉब्लम दोनों हो सकते हैं, कि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है आज ये हमारे लिए एसेट है, लेकिन आज से 15 साल के बाद ये सब कन्वर्ट हो जाएंगे 50+ में, तब हमारे लिए ये एजिंग पॉपुलेशन विल बिकम अ प्रॉब्लम ऑल्सो। तो हमको उस हिसाब से भी थोड़ा सा सोचने का जरूरत है कि हम इस एजिंग पॉपुलेशन को कैसे हैंडल करने वाले हैं, क्योंकि लाइफ स्पैन बढ़ते जा रहा है, हमारी उतनी हेल्थ केयर सिस्टम्स इतनी सुदृढ़ हमको करनी होगी कि जिससे कि ये बढ़ते उम्र दराज लोगों को हम लोग एक सम्मानपूर्वक जीवन दे सकें। और हम ये समझते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड, इकोनॉमिकली साउंड और एक सॉर्ट ऑफ नियर टू सुपर पावर, इफ नॉट सुपर पावर के स्टेज में जरूर रहेगा। झारखंड 25वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, आप इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, इस राज्य ने, हम तो 2500 साल इसके साथ रहे हैं, काफ़ी क्षेत्रों में तरक्की की है, लेकिन अभी भी हम लोगों को कुछ कोर वर्क्स करने की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से सरकार काफ़ी हद तक उनके आगे बढ़ रही है उस मामलों पर। जैसे पर्टिकुलर इशू हमारे यहाँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कल ही केरला ने अपने आप को एक अल्ट्रा पॉवर्टी फ्री स्टेट डिक्लेयर किया है। हमको लगता है झारखंड स्टेट में भी इस तरह के इनिशिएटिव की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा वंचित वर्ग है जो हमारे सरकारी योजनाओं से कहीं ना कहीं छूट जाता है और उनमें वो आवाज़ नहीं है जिसके चलते वो अपनी बात रख सके, और वो संतुष्टि भी है कि जो मिल गया उसमें वो संतुष्ट भी है। तो सरकार को खुद आगे आकर इस वर्ग के लिए इनको उसमें से करना पड़ेगा। तभी मैं समझता हूँ एक हमारे यहाँ पहली स्कीम चल चुकी है ऑलरेडी, ये जो मैया सम्मान योजना हमारे यहाँ चल चुकी है, जिससे महिलाओं को हम लोग 2500 रुपये महीने का दे रहे हैं। इससे जो आर्थिक संबल उनको मिलेगा, तो उम्मीद यही है कि हो सकता है कुछ दिन तक वो उसको थोड़ा सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में डाले, लेकिन थोड़े दिन में ही वो उसको प्रॉपर अपने पारिवारिक इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्वेस्ट करने लग जाएगी। इनफैक्ट अभी आवश्यकता इसी बात की है कि हम लोग कैसे इस राशियों को चैनलाइज करके उनको प्रेरित करें कि तुम इसको इन्वेस्टमेंट करके यूज़ करो, ताकि इससे तुम और इनकम जनरेट कर सको। अगर हम इस मोड में उसको ले जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही गेम चेंजर स्कीम साबित होने वाली है। तो झारखंड को भी 25 साल ही हुए हैं, किसी भी राज्य के लिए 25 साल कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं है, तो अभी समय लगेगा और थोड़ा सा, लेकिन चल रहे हैं हम लोग, सही ट्रैक पर है। सर, अभी जो सपोज कीजिए कि कुछ प्लानिंग, हर आदमी के अपने जीवन का कोई प्लानिंग होता है और आप भी कुछ प्लान करते हैं, और अगर प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती तो आप खुद को रिशेट कैसे करते हैं?
देखिए जरूरी तो नहीं है ना, एक कभी किसी को मुकम्मल जहाँ तो मिला नहीं है तो मुकम्मल जहाँ किसी को नहीं मिलने वाला है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। आप केवल योजना बना सकते हो, करेक्ट, आप उसके लिए रिसोर्सेस इकट्ठे कर सकते हो, लेकिन आउटकम वैसे के वैसा जैसा आप चाहते हो वैसा ही निकले ये जरूरी नहीं है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अमूमन हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते। हमारा रहता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही आउटकम निकले तभी हमको खुशी मिलेगी। भाई कई बार आउटकम वैसा नहीं भी निकलता है, तभी भी जो जर्नी से आप गुजरते हो, जिस यात्रा जो आप करते हो, उतना एफर्ट करते हो, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो और वो आपको भविष्य की योजनाओं के लिए बहुत तैयार करता है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा बहुत बुरा मानने की, अच्छा मानने की बात नहीं है। और ये जो आवश्यक ही नहीं है कि किसी, जैसे अभी हम सपोज ऑफिस से ही निकल के घर जा रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम 15 मिनट में पहुंचेंगे हम 15-25 मिनट भी ले सकते हैं, 30 मिनट भी लग सकता है। अब इसके लिए हम अगर कोसने लग जाए व्यवस्था को, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। आप अपना व्यवस्था, मैंने कहा ना आपको, तैयारी पूरी रखिए, रिसोर्सेस पूरे रखिए, प्रयास पूरा रखिए, प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आउटकम अगर अपेक्षानुरूप नहीं आया तो उससे निराश होकर बैठना, ये कोई बहुत अच्छी बात मैं नहीं कहूँगा। आखिरी सवाल, आप अच्छा जीवन को कैसे परिभाषित करते हैं? अच्छी जीवन, अच्छा जीवन ये मतलब आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही व्यक्ति सापेक्ष चीज़ है कि किसी के लिए अच्छा जीवन की डेफिनेशन अलग हो सकती है। वो उसके एक्सपीरियंसेस, वो किस परिवेश में बड़े हुए हैं, उसके आधार पर वो तय करेगा अपना अच्छा जीवन। अगर आप मुझे पूछिएगा अच्छा जीवन, तो मैं तो सीधे बोल रहा हूँ कि भाई जीवन में आपको एक अच्छा मीनिंग, सार्थकता रहे। नंबर 2, आपके अस्तित्व से, आपके कामों से कुछ लोगों का उद्धार हो सके, कुछ लोगों के जीवन में थोड़ा सा ही सही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन और शांति रहे। अगर आप रात को चैन से सो सकते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि एक आपका जीवन अच्छा है। अगर आप रात को चैन से नहीं सो रहे हैं, इसका मतलब आप जितना भी बोल लीजिए, आपके पास भले ही 10 गाड़ी होगी, 4 बंगले होंगे, वो कोई फायदे का नहीं है। देखिए फाइनली आप किसी भी समय एक ही गाड़ी पर चढ़ेंगे, एक ही बिस्तर पर सोएंगे, करेक्ट, बाकी सब जगह खाली रहेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए मटेरियलिज्म जो है आपका, वो एक हद तक आपको खुशी देगा, सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। खुशी और सेटिस्फेक्शन में बहुत अंतर है। खुशी क्योंकि है, खुशी जो है वो थोड़े देर रहेगी, चली जाएगी। जैसे ही तुरंत, जैसे सपोज मैंने कोई फिरारी का गाड़ी खरीद लिया, ये बेंटले लेके जैसे ही आ गए, मेरी खुशी खत्म हो गई ठीक है ना। तो सेटिस्फैक्शन मेरा मारुति में भी हो सकता है तो इसलिए आप सेटिस्फाइड कितना हो, उस पर आपकी लाइफ की संतुष्टि डिपेंड करती है। आज के युवाओं को क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं हूँ जो किसी को मैसेज वगैरह दे सकूँ। मैं सबको यही कहता हूँ हमेशा कि भैया आप अपनी ज़िंदगी आराम से रहो, सब अपना प्रयास जारी रखो, सच्चे दिल से काम करते रहो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता के मायने आपको तय करने हैं, दूसरे को मत तय करने दीजिए कि आपने ये कर लिया तभी आप सफल माने जाएंगे। सफलता हमेशा सापेक्ष होती है, वो दूसरा व्यक्ति तय करता है कि आप सफल है कि नहीं है, और वो रिलेटिव रहती है। बिल्कुल। आपका बच्चा अगर 2nd रैंक आया तो आप बोलते हो कि वो सफल है, लेकिन जैसे ही मैं बोलूँगा मेरे बच्चे को 1st रैंक आया है, आपको खराब लगने लगता है, आप असफल हो जाते हो, मेरा बच्चा सफल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये रिलेटिव है सफलता। सेटिस्फैक्शन एक इंटरनल चीज़ है, सफलता आउटर चीज़ है इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इंटरनल चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। एंड दैट शुड स्टार्ट विथ योर हेल्थ, क्योंकि अगर आपका हेल्थ फिट है तब आपका सारा चीज़ ठीक है। आपका पैसा, आपका ये सब ऐशो आराम की चीज़ें आप खो सकते हैं, वापस पा सकते हैं। हेल्थ अगर आप एक बार खोइएगा तो आप दोबारा नहीं ले सकते, उस लेवल पर वापस नहीं आता है कभी भी। एक चीज़ जो मुझसे छूट गई, सॉरी, ब्लैक बेल्ट का आपके दिमाग में कहाँ से आया? कोई उसमें दिमाग में वगैरह नहीं आया। मैं जमशेदपुर में था तो डेली सवेरे JRD स्टेडियम है वहाँ पर, बहुत अच्छा, वहाँ दौड़ने जाते थे, तो वहाँ पे बच्चों का कराटे का क्लास चलते रहता। अच्छा। तो एक दिन वो हम बोले कि हम भी, अच्छा लगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट था पहले से भी, तो मैंने कहा चलो हम भी शुरू करते हैं, तो हमने वहाँ शुरू कर दिया उसके साथ। तो वो काफ़ी अच्छा गया, अच्छा मज़ा आया थोड़ा सा लेकिन नई नई चीज़ें हमेशा सीखते रहना चाहिए, नई नई चीज़ें करते रहनी चाहिए। उससे आपके जीवन में एक लय बनी रहती है और उत्साह बना रहता है। बहुत सुंदर। अगर आप ऐसे पड़े रहिएगा शांति से कि अब तो मैं हो गया, तो दिक्कत होती है लाइफ। करेक्ट। जीवन में उत्साह बना रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके रहे
थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को बहुत ज़्यादा सवाल पूछे। मेरे ख्याल से यूपीएससी की परीक्षा के बाद इतना देर मैं कभी परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे वरीय पदाधिकारी IAS ऑफिसर 1995 बैच डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी से, जो बताए कि अल्टीमेटली खुशी से ज़्यादा मैटर करता है संतुष्टि। और हम युवाओं के लिए ये समझने की ज़रूरत है कि सफलता शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं आती। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।